हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई वेलकम यू ऑल टू द रिवीजन ऑफ अनदर चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। आई होप अभी तक जो 10 चैप्टर्स के रिवीजन हमने किए हैं, ये जो फ्री प्रैक्टिस बैच आपके लिए चल रहा है, ये काफी यूजफुल रहा है एंड यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रहा है। और आज का ये चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। अभी ये जो चैप्टर है ना, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, एकदम इजी चैप्टर है। इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, 2-3 मेथड्स है। अगर वो मेथड्स के हिसाब से आपको सम सॉल्व करने आ गए तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ना तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल करवाता हूं। मॉड्यूल में भी वो एग्जांपल दिया है, तो वो एग्जांपल के थ्रू जो भी मेथड्स है जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स के, वो आपको समझ में आ जाएंगे। और एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ 5-6 क्वेश्चन है मॉड्यूल के, वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं, फिर हम एग्जांपल कर लेते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे एंड देन विल जंप टू द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, चलो। अभी नाम में लिखा है जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स, तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स है क्या, तो हम पढ़ लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, शुगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स साथ में बनते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें बनाना है प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, लेकिन जो प्रोसेस ऐसा है कि ये दोनों प्रोडक्ट साथ में बनेंगे, दोनों के लिए जो कॉस्ट है वो साथ में इनकर होगा। तो दोज आर नथिंग बट जॉइंट प्रोडक्ट्स, कि भाई दो प्रोडक्ट बनाने हैं बट ये दोनों प्रोडक्ट्स हम अलग नहीं बना पाएंगे, इनका प्रोसेस सेम है, इनका मेथड सेम है, इन पर जो कॉस्ट इनकर हो रहा है वो सेम इनकर हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स। और कई बार क्या होता है, ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाते बनाते कुछ ऐसा बाई प्रोडक्ट निकल जाता है जिसका हमें इतना कुछ काम नहीं है, ना तो उसकी इतनी कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, बट सिंस वी आर मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके साथ साथ वो बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट। ये मैंने एकदम लेमैन लैंग्वेज में रफ आपको ओवरव्यू दिया। अभी हम थियरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। फर्स्ट, what is joint product? Joint products are defined as two or more products that are simultaneously derived from a common process. जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोसेस कॉमन है और वो कॉमन प्रोसेस से थ्रू टू प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड आर जनरली ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। यूजुअली जॉइंट प्रोडक्ट जो बनते हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स। These products typically require further processing after separation. यूजुअली ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है, एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू दो प्रोडक्ट्स निकले हैं। अब ये दो प्रोडक्ट्स को ऐसे स्टेज में लाने के लिए कि हम मार्केट में सेल कर सके, वी हैव टू फर्दर प्रोसेस देम। तो मोस्ट केसेस में, जरूरी नहीं है ऑल केसेस में, बट मोस्ट केसेस में ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है उन्हें हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है टू मेक फिनिश गुड्स विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। A key characteristics is that none of the products can be distinctively identified as a primary one, as each has a significant value relative to others. यानी जब भी जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसका एक कैटेगरी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। अगर दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वो तो बाई प्रोडक्ट होता, लेकिन दोनों प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हिसाब से भी। यानी बोथ प्रोडक्ट्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड बोथ कैन बी सोल्ड इन अ मार्केट एट अ गुड वैल्यू, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडस्ट्री में जो गैसोलाइन है, फिर फ्यूल ऑयल है, लुब्रिकेंट्स है, फिर एस्फाल्ट है, केरोसिन है, ये सारी चीजें क्या है, दे आर ऑल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम। यानी क्रूड पेट्रोलियम आप लाते हो, फिर एक पर्टिकुलर प्रोसेस आप करते हो वो क्रूड पेट्रोल पे, और तब जाके ये सारी चीजें हमें मिल जाती है, गैस मिलता है, फ्यूल मिलता है, फिर केरोसिन मिलता है। तो ये सारे क्या हो गए, जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गए, बिकॉज ऑल दोस प्रोडक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। और ये सारे कहां से बन रहे हैं, क्रूड पेट्रोल को प्रोसेस करने से बन रहे हैं। All these are considered as joint products since they are derived from same raw material, same production process and each has a commercial value. तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो सेम रॉ मटेरियल होना चाहिए, दूसरा सेम प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, और तीसरा जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे वो सबकी प्रॉपर कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए। सिंपल, इजी। चलो
व्हाट इज बाई प्रोडक्ट? तो बाई प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि जो मटेरियल हमें बनाना नहीं था पर बन गया. A byproduct is a product that is incidentally obtained during manufacturing of a main product. These products are typically derived from discarded material of the main process or scrap or waste of a production from a major product. यानी आप जो मेन प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट में से कुछ ऐसा प्रोडक्ट निकल गया जो आपको बनाना नहीं था बट बन गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट. बेस्ट एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट इज, उसके पहले यह थियरी पढ़ लेते. बाई प्रोडक्ट यूजुअली हैज अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू और अ यूजेबल वैल्यू बट देयर वर्थ इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट. यानी अगर आपका मेन प्रोडक्ट मार्केट में 100 रुपीज में सेल हो रहा है और जो दूसरा ये प्रोडक्ट बन गया है वो मार्केट में 2-5 रुपए में सेल हो रहा है, तो वो क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू काफी कम है मार्केट में, हेंस इट इज नोन एज अ बाई प्रोडक्ट. The main example या फिर a very good example is during manufacturing of a portion of a material yield a secondary product unintentionally like molasses during sugar production. अभी यहां पर क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट है वो अनइंटेंशनली बन गया है, यानी शुगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो मोलासिस है यानी जो सिरप है, शुगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको शुगर बनाना है. आपको क्या बनाना है? शुगर बनाना है. लेकिन शुगर बनाते बनाते जब भी मोलासेस बन जाता है, जो शुगर सिरप है वो बन जाता है, वो आपको बनाना नहीं है पर वो बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट. वैसे एंड व्हाइल इट कैन बी सोल्ड और फर्दर प्रोसेस्ड इट्स माइनर एज कंपेयर टू शुगर, हेंस इट्स अ बाई प्रोडक्ट. यानी जो मोलासेस है उसको भी फर्दर प्रोसेस करके आप अल्कोहल वगैरह या फिर शरबत वगैरह जो बनाते हैं उसमें बना सकते हैं, तो आगे जाके वो बेच पाते हैं. बट शुगर बनाने की जो शुगर की वैल्यू है उसके कंपेयर में जो मोलासेस है उसकी जो वैल्यू है वो काफी इनसिग्निफिकेंट है. In essence, a byproduct is a secondary or a subsidiary item that emerges naturally from creation of a main product. Simple, easy. I hope आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि भाई बाई प्रोडक्ट क्या है और जॉइंट प्रोडक्ट क्या है. अभी और एक दो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होने चाहिए ये चैप्टर में, उसमें से एक मेजर कॉन्सेप्ट है स्प्लिट ऑफ पॉइंट. अब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है? तो यूजुअली क्या होता है, देखो रॉ मटेरियल हमें मिलता है, हमें यहां पर रॉ मटेरियल मिल गया. अब ये रॉ मटेरियल को हमने क्या किया? प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला. हमने क्या किया? प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, प्रोडक्शन प्रोसेस में, और रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, एंड नाउ अ पॉइंट कम्स वेयर आफ्टर इनकरिंग जॉइंट कॉस्ट ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया है जॉइंट प्रोडक्ट में. यानी यहां से अभी ये दो प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, दोनों अलग हो गए हैं. अभी आप ये दो प्रोडक्ट्स को यहां पर फर्दर प्रोसेस कर सकते हो. अभी यहां पर आप फर्दर प्रोसेस कर दो, फर्दर प्रोसेस कर दो, तो यहां पर आपको मिलेगा फिनिश गुड्स ए और यहां पर आपको मिलेगा फिनिश गुड्स बी. करेक्ट? तो यहां पर हुआ क्या? ये जो रॉ मटेरियल है उसे आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ, और यहां आके ये ए और बी हो गए. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट वेयर two joint products can be separated from the process is nothing but split off point. It is nothing but split off point. It is a point in a production process where joint products emerging from a process get separatable identifiable. Get separated identifiably. यानी अभी आप उन्हें identify कर सकते हो in two products. Split off point has importance in joint product costing as joint cost incurred up to this point only and needs to be borne jointly by the products emerging from the common process. अब ये point important क्यों हो जाता है split off point? Because ये point तक आपके जो खर्चे हैं वो कॉमन है, बिकॉज प्रोडक्शन प्रोसेस कॉमन है, और अब जाके ये प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी अलग बने हैं. तो ये पॉइंट तक यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जितना भी खर्चा हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस का is known as joint cost, and this joint cost has to be apportioned between two joint products which have emerged after split off point. तो ये चैप्टर में हमें यही करना है. ये दो है जॉइंट प्रोडक्ट, एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस में से ये दोनों बने हैं, हेंस ये प्रोडक्शन प्रोसेस का जो भी खर्चा हुआ है दैट इज जॉइंट कॉस्ट, और ये जॉइंट कॉस्ट को हमें ये जॉइंट प्रोडक्ट्स को अपॉर्शन करना है. तो ये चैप्टर में हमें क्या करना है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी खर्चा हुआ है दैट इज जॉइंट कॉस्ट, और वो जॉइंट कॉस्ट को हमें जॉइंट प्रोडक्ट्स को अपॉर्शन करना है. करेक्ट?
एंड लास्ट इज को प्रोडक्ट्स। अभी ये एक टर्म भी आपको पता होनी चाहिए भाई, को प्रोडक्ट्स क्या है। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड को प्रोडक्ट्स आर यूजुअली सिनोनिमस in common parlance, but strictly speaking a distinction can be made between the two. एक thin line of distinction है। क्या distinction है? Co-products may be defined as two or more products which are contemporary but do not emerge necessarily from the same material in the same process. Joint product में क्या है भाई, raw material भी same है और जो आपका production process है वो भी same है, लेकिन को प्रोडक्ट्स में जरूरी नहीं है कि आपका रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन प्रोसेस सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, व्हीट एंड ग्राम आर प्रोड्यूस्ड इन टू सेपरेट फार्म्स with separate processing of cultivation are co-products. Similarly, timber boards made from different trees are co-products. यानी यहां पर क्या होता है, अगर आप टिम्बर वुड्स बनाते हो तो अलग अलग क्वालिटी के वुड्स मिलते हैं जो अलग अलग ट्रीज में से बने, तो उनका रॉ मटेरियल अलग है, उनका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अलग है। वैसे ही अगर आप व्हीट और ग्राम प्रोड्यूस करते हो तो व्हीट और ग्राम ऐसे तो दोनों ग्रेन्स ही है, दोनों फार्म में ही प्रोड्यूस होते हैं, दोनों एक टिपिकल प्रोसेस से ही प्रोड्यूस होते हैं, बट सेम रॉ मटेरियल और सेम प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों नहीं जा रहे, हेंस दे आर नोन एज को प्रोडक्ट्स। सिंपल, इजी, यहां तक समझ में आ गए टर्म्स। चलो, तो अगर आपको ऊपर से समझ में आ गया व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट एंड व्हाट इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके थ्रू आपको सारे मेथड्स क्लियर हो जाएंगे। रफली देखो, जॉइंट प्रोडक्ट को एलोकेट करने के लिए इतने मेथड्स यहां पर दिए हैं, इसमें से 3-4 मेथड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। हम डिस्कस सारे मेथड्स करेंगे और क्वेश्चंस जो है वो ये 3-4 मेथड्स के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक है फिजिकल यूनिट्स मेथड, तो जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। मेन मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं 2000 एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के, तो ये मेथड एक आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट, तो सिर्फ हमें कहा है कि भाई कोई टेक्निकल एस्टिमेट ढूंढ के आप एलोकेट कर लो, तो ये तो सिर्फ थियरी में है मेथड। और बाकी जो अदर मेथड्स है उसके अंदर एक आता है मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अब ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन इज नथिंग बट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के दो नाम है, या तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन या तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस टर्म्स सिनोनिमसली, या तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हो या तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी कह सकते हो। तो ये एक मेथड जरूरी है जो हम देखने वाले, तो एक है फिजिकल यूनिट्स मेथड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो ये हम डिस्कस करेंगे। देन मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन हम डिस्कस करेंगे, एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हम डिस्कस करेंगे। फिर एवरेज यूनिट मेथड एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड भी, एवरेज यूनिट मेथड इज सिमिलर टू फिजिकल यूनिट्स मेथड, तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड है वो लास्ट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारे मेथड्स आपको क्लियर हो जाएंगे, और अगर ये मेथड्स आपको क्लियर है तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी बेसिक एंड वेरी बेसिक एंड वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। चलो, आई होप थियरी अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम एक एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर हो गया है ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो, अभी हम ये चैप्टर में करने क्या वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट्स और मेथड समझ लेंगे, और फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 सॉल्व करेंगे, विच आर एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस ऑन जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। अभी अगर आपके पास मेरी क्वेश्चन एंड आंसर बुक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर बुक में उसके क्वेश्चन नंबर्स है 4, 6 एंड 8, और अगर आपके पास मेरी क्वेश्चन एंड आंसर बुक नहीं है तो आईसीआई मॉड्यूल में इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4। जो थियरी हम पढ़ रहे थे वो कहां से पढ़ रहे थे, तो वो मेरी जो कॉन्सेप्ट बुक है, दिस इज माय 160 पेजेस कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर कलर कोडेड एंड चार्ट्स फॉर्म में मैंने सारे चैप्टर्स, आपके सारे 15 चैप्टर्स एकदम अच्छे से समराइज करके रिवाइज कर दिए हैं। तो अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो देन यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.camaninpuchara.com, वहां से आप इसके ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड बुक टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। और वैसे ही मैंने क्वेश्चन एंड आंसर बुक बनाई है जिसके अंदर देर आर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस विच आर कंपाइल्ड फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स। तो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बुक है, क्वेश्चन एंड आंसर बुक है, दोनों में से आपने पढ़ लिया तो आपका जो कॉस्टिंग है वो सॉर्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन एंड आंसर बुक है तो वहां से पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो रिवीजन वीडियोस के लिए आपको जरूरत नहीं है, आप आईसीआई मॉड्यूल भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में फिर
फिर हम एक बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 वो सॉल्व करेंगे, एंड एकदम एंड में ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जो मैंने आपको कहा वो मेथड का एक क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। हम देखते हैं अगर एक सेक्शन में ये जो पूरा चैप्टर है वो रिवाइज होता है तो एक सेशन में कर लेंगे, और अगर सेकंड सेशन रिक्वायर्ड है तो हम 2 सेशंस में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे जैसे हमने बाकी के चैप्टर्स किए हैं। ठीक है, चल तो अभी ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके लिए लिख लिया है। अगर आपको भी ये एग्जाम्पल मेरे साथ लिखना हो तो एक बार ये वीडियो पॉज करके आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है। चल क्या दिया है यहां पर, सबसे पहले हमें दे दिया है जॉइंट कॉस्ट इज 64,500 बच्चों। अभी ये जॉइंट कॉस्ट क्या है, तो जॉइंट कॉस्ट का मतलब है यहां से रॉ मटेरियल अंदर गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, यहां से रॉ मटेरियल अंदर गया प्रोडक्शन प्रोसेस में, और प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोसेस होते 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 ये आ गया स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद हमें मिले 2 प्रोडक्ट्स। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें मिले 2 प्रोडक्ट्स, एक है प्रोडक्ट ए और दूसरा है प्रोडक्ट बी, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट, करेक्ट। और यहां तक ये जो भी था दिस वाज नथिंग बट जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस, करेक्ट। ये पूरा जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस था, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 2 प्रोडक्ट्स बन गए ए और बी। हमें दिया है जॉइंट कॉस्ट अपना है 64,500, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जॉइंट कॉस्ट इज इक्वल टू ₹64,500। तो ये तो जॉइंट कॉस्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का। ये चैप्टर में हमें करना क्या है, ये 64,500 को ए और बी में कुछ लॉजिकल मेथड से अपॉर्शन करना है, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा भाई ए का कॉस्ट कितना है और बी का कॉस्ट कितना है। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना है। ओके, आगे इंफॉर्मेशन क्या दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर ए इज 200 यूनिट्स एंड फॉर बी इज ऑल्सो 200 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने यहां पर प्रोडक्शन किया है दोनों का 200 यूनिट्स। उसके आगे क्या दिया है, दे हैव गिवन सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स इज 170 एंड 260, यानी एट दिस पॉइंट, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जब स्प्लिट कर रहा हूं तभी अगर ये प्रोडक्ट में मार्केट में सेल करता हूं, तभी अगर ये प्रोडक्ट में मार्केट में सेल करता हूं तो मुझे कितना सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यहां पर वो लोग ने कहा है कि ए कैन बी सोल्ड एट ₹170 and B can be sold at ₹260। तो ये हमें मिल गया सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी ये पॉइंट पे अगर ए और बी को मैं सेल करते हो तो इतना मिलता है। नाउ देयर इज अ चांस, एक सेकेंड इसको मैं नीचे लिख देता हूं, $170 and at ₹260। ओके, अभी क्या होता है, यूजुअली तो यहां पर कई बार हमें ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ये ए और बी सेल ही नहीं हो सकते। ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई वो उनका रेडी मार्केट अवेलेबल ही नहीं है। यहां पर तो रेडी मार्केट अवेलेबल था कि अगर आपको ए और बी सेल करना है तो आप 170 260 में विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेल कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू प्रोसेस इट फर्दर, अगर आपको फर्दर प्रोसेस करना है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर होगा ए और बी का 4,000 एंड 32,000। यानी यहां से अभी आप क्या कर रहे हो, यहां से अभी आप इंडिविजुअली इनको फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, ए और बी इज फर्दर प्रोसेस्ड। तो ये दोनों फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो इनकर हो रहा है दैट इज 4,000 रुपीज फॉर ए एंड 32,000 रुपीज फॉर बी। तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा फिनिश गुड्स ए एंड यहां पर आपको मिलेगा फिनिश गुड्स बी। ये अभी मार्केट पे एकदम अच्छे से रेडिली सेलेबल है और इसकी जो प्राइस आपको मिलने वाली है मार्केट में दैट इज 200 रुपीज एंड 300 रुपीज। ओके, तो एट दिस पॉइंट अगर आप मार्केट में सेल करते हो तो इसका आपको 200 रुपीज मिलेगा और फिनिश गुड्स बी का यहां पर आपको 300 रुपीज मिलेगा।
करेक्ट। तो यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैंने क्वेश्चन इसलिए स्लो गया सो दैट आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा। भाई प्रोसेस क्या होता है, रॉ मटेरियल जाता है, एक जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस इनकर होता है, फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट के वहां पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी ये दो प्रोडक्ट्स की कहीं बार क्या होती है, सेलिंग प्राइस अवेलेबल होती है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, कहीं बार नहीं होती है। एंड देन दीज प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड इनटू फिनिश गुड्स ए एंड बी, और वहां पर फिर वो सेल होते हैं। ठीक है, चल अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन को कंसिडर करके हम मेथड्स, अलग अलग मेथड्स के थ्रू ये 64,500 अपॉर्शन करेंगे। हमारा एक ही काम है, जॉइंट कॉस्ट को ए और बी में अपॉर्शन करो। जॉइंट कॉस्ट को ए और बी में अपॉर्शन करो। क्वेश्चन में ये एक ही काम करना है, जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना है, 64,500 को अपॉर्शन करना है। ओके, फिजिकल यूनिट्स मेथड अगर हम फॉलो करते तो वो क्या कहता, वो तो सीधा ये 200 यूनिट्स 300 यूनिट्स, दोनों यूनिट्स 200 है, सेलिंग प्राइस वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, सीधा 64,500 को इक्वली एलोकेट कर दो। दैट इज नथिंग बट फिजिकल यूनिट्स मेथड। नंबर ऑफ यूनिट्स के रेशियो में जब आप जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हो, दैट इज फिजिकल यूनिट्स मेथड। तो वो तो समझ में आ गया, इजी है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अभी जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो दो अदर मेथड्स हमने यहां पर जो देखे थे ना, एक है मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दूसरा है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये दोनों मेथड्स हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट मेथड क्या है, मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन दो है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अभी मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ये जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहां पर मार्केट वैल्यू कितनी है ए और बी की, तो हमें यहां पर दिया है ए के 200 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 170 एंड बी के 200 यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट 260। तो हम मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना है, 200 यूनिट्स इंटू 170 रुपीज, एंड यहां पर भी 200 यूनिट्स इंटू 260 रुपीज। करेक्ट, तो ये कितना आ रहा है, 200 इंटू 170, दिस कम्स टू 34,000। and 200 into 260, this comes to 52,000. करेक्ट। हम एक काम करते हैं, हम टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं। करेक्ट, एंड यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कितना आया, 52,000 प्लस 34,000, दिस कम्स टू 86,000। करेक्ट। अभी जो मेरा जॉइंट कॉस्ट है वो अपॉर्शन कैसे होगा, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, जॉइंट कॉस्ट इज 64,500। अभी ये 64,500 को मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो ये 34,000 एंड 52,000 तो हमें मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन मिल गया, तो ये रेशियो में एलोकेट कर दो जॉइंट कॉस्ट को, वेरी सिंपल। तो यहां पर 64,500 इंटू 34,000 डिवाइडेड बाई 86,000। करेक्ट। आईसीएआई कई बार क्या करता है, दे रिमूव अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, जॉइंट कॉस्ट इज टू टोटल। तो वो लोग क्या करते हैं, 64,500 डिवाइडेड बाई 86,000, तो ये कितना आ रहा है, 64,500 डिवाइडेड बाई 86,000, दिस कम्स टू 75%।
तो वो लोग पहले 75% निकाल लेते हैं एंड देन ये 34,000 का 75% एंड 52,000 का 75% लेते हैं। हमने भी वही किया है, हमने भी यहाँ पर ये 64,500 डिवाइड बाई 86,000 किया एंड देन उसको 34,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो या तो आप पहले परसेंटेज निकालो और फिर परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो, या तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लो, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 34,000 into 64,500 divided by 86,000. This comes to 25,500. And this comes to 39,000. I hope it is clear. Joint cost when apportioned at selling price at split off point, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेथड को कहते हैं मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो पहले देख लो कि भाई सेलिंग प्राइस है अवेलेबल एट पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर है तो उसका टोटल निकाल के वो रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देना है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, विच इज मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो सेम आपने जैसे यहां पर पॉइंट ऑफ सेपरेशन का मार्केट वैल्यू निकाला, वैसे ही फर्दर प्रोसेसिंग का मार्केट वैल्यू निकाल के स्प्लिट कर देना है। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट मेथड, अगेन दिस इज अ वेरी इजी मेथड, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अपने पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, सॉरी 2 प्रोडक्ट है, टोटल का एक कॉलम है, करेक्ट। तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग? सेलिंग प्राइस लिखने से अच्छा है वी विल राइट सेल्स वैल्यू, बिकॉज इट इज मार्केट वैल्यू ना। यू कैन राइट सेल्स वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना है, सेल्स वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमें यहाँ पर दिया है भाई सेलिंग प्राइस है 200 एंड 300 आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आता है दैट इज 200 एंड 300। तो हमें क्या करना है, सिंपल 200 यूनिट्स इंटू 200 रुपीज, और यहाँ पे 200 यूनिट्स इंटू 300 रुपीज। कितना आ रहा है, 200 इंटू 200 विल बी 40,000 एंड 200 इंटू 300 विल बी 60,000। तो दोनों का जो टोटल रेवेन्यू आता है वो 1 लाख आ जाता है। जॉइंट कॉस्ट तो अपना 64,500 ही है। तो जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन कैसे करेंगे, जॉइंट कॉस्ट विल बी अपोर्शन इन दिस रेशियो 40,000 इज टू 60,000, यानी 4:6 यानी 2:3 के रेशियो में हम अपोर्शन कर देंगे। तो कितना आ रहा है ये 64,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, ये आ जाता है 25,800। एंड दिस कम्स टू 38,700। चलो, आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर है। मेथड 1 एंड मेथड 2 बोथ आर वेरी इजी मेथड, सिर्फ मार्केट वैल्यू ढूंढना है। अभी ये दो मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 1 क्या है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड मेथड 2 है सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, करेक्ट। अभी यहां का अगर आप देखने जाओ तो विच इज मोर लॉजिकल मेथड, विच इज मोर लॉजिकल मेथड, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज मोर लॉजिकल, क्योंकि वहां तक का जॉइंट कॉस्ट था तो वहां तक की सेलिंग प्राइस पे ही अलोकेट कर दो, दैट इज मोर लॉजिकल। तो ये जो फर्स्ट वाला मेथड है ना, एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दिस इज मोर लॉजिकल मेथड। तो दिस इज मोर लॉजिकल मेथड एज कंपेयर टू फर्दर प्रोसेसिंग। बट सेलिंग प्राइस की अवेलेबिलिटी यूजुअली एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कई बार सेलिंग प्राइस अवेलेबल ही नहीं होता है मार्केट में, वो प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट सेल ही नहीं हो पाते, हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है तब जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते हैं। तो सेलिंग प्राइस की अवेलेबिलिटी कहीं पर ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट की नहीं होती है, बट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद तो सेलिंग प्राइस ऑलवेज अवेलेबल होती है।
तो आई होप इट इज क्लियर। लॉजिकल तो ये है, बट कई बार सेलिंग प्राइस नहीं है तो हम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेलिंग प्राइस मिलती है उस पर एलोकेट कर देंगे। इसीलिए अगर हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो मोस्ट लॉजिकल है और सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो जो थर्ड मेथड अभी हम देखने जा रहे हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो क्या करता है कि भाई हमें तो लॉजिकल मेथड है उससे ही सॉल्व करने, भाई स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही हमें जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है। अभी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलिंग प्राइस तो अवेलेबल नहीं है, तो सेलिंग प्राइस ढूंढो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालो, सो दैट हम क्या करेंगे, एक लॉजिकल मेथड भी सॉल्व हो गया और सेलिंग प्राइस भी, यहां इसकी सेलिंग प्राइस भी हमने ढूंढ ली अगर अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड जो आती है, जो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो थर्ड मेथड, नेट realizable value which is NRV at split of point। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी अगर हमें सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है तो हमें निकालनी है, एनआरवी ढूंढनी है। चलो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहां पर यू हैव टू अज्यूम कि ये जो है 170 और 260 ये अवेलेबल नहीं है, अभी ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई आपका जो जॉइंट कॉस्ट है वो 64,500 है और सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है 200 और 300 मार्केट में अवेलेबल। लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें यहां पर दिया है कि भाई 4,000 रुपीज एंड 32,000 रुपीज का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमने इनकर किया है। तो अभी ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो यहां पर देखो, प्रोडक्ट है अपने पास ए, बी एंड टोटल। मेरे पास सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो है, तो सबसे पहले तो मैं मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग निकाल लेता हूं, जो मैंने ऊपर निकाला है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना आ रहा है 40,000 एंड 60,000, वो तो मेरे पास रेडिली अवेलेबल है, सेलिंग प्राइस अवेलेबल है इसीलिए, तो ये 40,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज, तो यहां पर टोटल मुझे मिल जाता है 1 लाख रुपीज। तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू है, वो अवेलेबल है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कर रहा है, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने इनकर किया है, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपने इनकर किया है, यानी आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जितने भी खर्चे आपने किए हैं टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट फर्दर, टू प्रोसेस दैट प्रोडक्ट फर्दर, वो सारे कॉस्ट निकाल दो। तो क्वेश्चन में कितना दिया है 4,000 एंड 32,000, तो 4,000 एंड 32,000 आपको निकाल देना है, 4,000 एंड 32,000 आपको कॉस्ट रिमूव कर देना है। एंड अलोंग विद दिस, अगर कोई भी आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनकर किया हो, या फिर कोई भी प्रॉफिट आपने ऐड किया हो फिनिश गुड्स में, तो कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या फिर कोई भी प्रॉफिट, वो भी आप निकाल दो। यानी फर्दर प्रोसेस होने तक जितने भी खर्चे हुए हैं, वो सारे कॉस्ट अगर मैं यहां से डिडक्ट कर देता हूं, एसएनडी एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा मार्केट वैल्यू या फिर सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जो मेरे पास नहीं है वो मुझे अभी मिल गया, तो ये कितना आ रहा है 40,000 minus 4,000, this comes to 36,000 and 60,000 minus 32,000, this comes to 28,000। तो ये टोटल कितना है 36 plus 28, 64,000। तो मेरे पास मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं था, तो मैंने निकाला। अभी ये रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो, सिंपल। तो यहां पर मेरा जॉइंट कॉस्ट जो अपॉर्शन होगा 64,500, it will be apportioned in the ratio of 36:28।
कितना आ रहा है ये 36 to 81, ये आ रहा है 28 218 219, राउंड ऑफ कर दे तो यहां पर हमने जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दिया विथ यूजिंग द मेथड एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। समझ में आ रहा है? सिंपल, इजी। अगर ये तीन मेथड्स आपको समझ में आ गए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये तीन मेथड्स के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस ये तीन मेथड के थ्रू ही सॉल्व हो गए। तो अगर ये तीन मेथड्स आपको अच्छे से पता है देन यू आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप सिंपल, इजी। मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन तो इजी था, जो भी सेलिंग प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सेल्स वैल्यू मिल जाएगा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो रेशियो में जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दो। फॉर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग अगर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की सेलिंग प्राइस के थ्रू मार्केट वैल्यू निकाल लो और वो रेशियो में एलोकेट कर दो। अगर एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ढूंढना है, जो मोस्ट लॉजिकल मेथड है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकालो। कैसे निकालेंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो भी खर्चे हुए हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद बच्चों जो भी खर्चे हुए वो सारे खर्चे डिडक्ट कर दो। इसलिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो मार्केट वैल्यू आती है वो मार्केट वैल्यू ले लो, उसमें से जितने भी खर्चे इनकर हुए हैं आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो सारे निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और फिर वो रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन कर दो। सिंपल, इजी। कैन वी मूव अहेड? चलो अभी हम एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 4 एंड क्वेश्चन एंड आंसर बुक में भी इट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, inorganic chemical purchases salt and processes into more refined products such as caustic soda, chloride and PVC। तो यहां पर जो रॉ मटेरियल सॉल्ट है, ये सॉल्ट को लेकर ये क्या बनाते हैं? कॉस्टिक सोडा, क्लोराइड एंड पीवीसी। इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेस्ड सॉल्ट फॉर 40,000 रुपीज। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ रुपीज 60,000 वॉज इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यानी अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट यहां पर कॉस्ट कितना इनकर हुआ है? 40,000 सॉल्ट रॉ मटेरियल का खर्चा और 60,000 प्रोसेस करने का खर्चा। तो टोटल जो जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ है दैट इज 1 लाख रुपीज, 40,000 प्लस 60,000। एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहां तक अभी 2 सेलेबल प्रोडक्ट्स बन गए। कौन से हैं? क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। ओके, तो यहां तक कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन दो प्रोडक्ट्स बने हैं। कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन ये दो प्रोडक्ट्स बने हैं। अभी क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके हम क्या बना सकते हैं? पीवीसी बना सकते हैं। ओके, तो यहां तक पहले हम एक मैप बना ले, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 यहां तक क्या हुआ है? ये जो रॉ मटेरियल है सॉल्ट, ये कितने का आया है? 40,000 का। इसको फर्दर प्रोसेस यहां पर किया है, यानी जॉइंट प्रोसेस किया है। तो ये जो जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस है इसका खर्चा हुआ है 60,000 रुपीज। तो यहां पर सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कौन से दो प्रोडक्ट्स है? एक है कॉस्टिक सोडा, दूसरा है क्लोरीन। करेक्ट। हमें आगे क्या दिया है? दिस क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड, दिस क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। ओके, तो यहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिला। तो अभी तक हमें जॉइंट कॉस्ट मिल गया है। जॉइंट कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपीज। करेक्ट, ये दोनों का टोटल। तो ये 1 लाख रुपीज हमें अपॉर्शन करना है ये क्वेश्चन में, उतना तो हमें यहां पर पता चल गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया है। वी हैव बीन गिवन कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन 1200 टन हुआ है
एंड सेल क्वांटिटी भी 1200 टन है एंड सेलिंग प्राइस इज ₹50। और जो क्लोरीन है वो 800 टन प्रोड्यूस हुआ है, उसकी सेलिंग प्राइस अपने पास अवेलेबल नहीं है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ना तो सेल्स क्वांटिटी ना तो सेलिंग प्राइस, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। क्लोरीन को जब आप पीवीसी में फर्दर प्रोसेस करते हो तो 800 टन ऑफ क्लोरीन गिव्स यू 500 टन ऑफ पीवीसी विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹200। तो यहां पर हमें सेलिंग प्राइस दिया है 200। ठीक है, चलो तो अभी जो इंफॉर्मेशन हमें दिया है वो पहले लिख लेते हैं। कॉस्टिक सोडा कितना प्रोड्यूस किया है? 1200 टन एंड यहां पर उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया है? ₹50। ओके, 1200 टन एट ₹50। यहां पर वो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास क्लोरीन का अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप पीवीसी बनाते हो, आप फर्दर प्रोसेस करके इसे पीवीसी बनाते हो तो पीवीसी कितना सोल होता है? यहां पर क्वांटिटी हमें दिया है 800 टन बन रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो हमें यहां पर पता नहीं है। और इसे अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो तो पीवीसी कितना बनता है? 500 टन एंड इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट ₹200। करेक्ट, तो इतना इंफॉर्मेशन अभी हमें दिया है। All 800 tons of chlorine were further processed at an incremental cost of ₹20,000 to yield 500 tons of PVC. There was no beginning and ending inventories of caustic soda, chlorine and PVC in July। ठीक है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना इनकर किया है? तो यहां पर हमें दिया गया है कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो इनकर हुआ है वो ₹20,000 है। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, show how joint cost of 1 lakh would be apportioned between caustic soda and chlorine under each of the following methods। Okay, first है sales value at split off point, दूसरा है physical units method एंड तीसरा है estimated net realizable value यानी NRV मेथड। ओके, फिर हमें यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, एक डिसीजन लेना है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले ये 3 मेथड्स के थ्रू जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दे। चलो, फर्स्ट मेथड क्या है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ओके, ओके, सेकंड इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ लेते बिकॉज उसमें सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट का वैल्यू दिया है। ठीक है, चलो क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेस 800 टन ऑफ क्लोरीन इन ऑगस्ट एट ₹75 पर टन। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट पीवीसी वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन ऑगस्ट। यानी अगर आप अगस्त के अंदर ये क्लोरीन मार्केट में सेल करने जाते हो तो ये ₹75 में क्लोरीन सेल होता है मार्केट में। तो यहां पर भले जुलाई के लिए हमें प्राइस नहीं दिया है, बट वी नो कि क्लोरीन अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो कितने रुपीस मिलते हैं? ₹75 हमें मार्केट में से मिलते हैं क्लोरीन के। ओके, एक्सप्लेन हाउ एक्सेप्टेंस ऑफ हिज ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। यानी हमें यहां पर बताना है कि भाई हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करके पीवीसी ना बना के अगर हम क्लोरीन को 75 में यहां पर सेल कर दे तो क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, ओके, चलो तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट मेथड है वो हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या फिर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हमारे पास प्रोडक्ट्स है कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन, तो CS एंड C लिखे अपन, CS एंड C यहां पर टोटल। व्हाट इज सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन? तो कॉस्टिक सोडा हमने बनाया है 1200 टन एट ₹50, तो 1200 टन एट ₹50 एंड क्लोरीन एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 800 टन है। दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट 800 टन और उसका जो मार्केट वैल्यू है वो कितना है? ₹75 अगर सेल करने जाए तो 800 टन इंटू ₹75, तो ये कितना आ रहा है? 1200 इंटू 50, 60,000 and 800 into 75, 60,000, तो टोटल आ जाता है 1,20,000। हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है वो कितना है? जॉइंट कॉस्ट अपना ₹1,00,000 है।
सिंस दोनों इक्वल है तो जॉइंट कॉस्ट इक्वली अपॉर्शन कर दो 50,000। आई होप इट इज क्लियर। सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, करेक्ट। सेकेंड मेथड हमें क्या दिया है? इट इज फिजिकल यूनिट्स मेथड। फिजिकल यूनिट्स मेथड इज ऑल्सो वेरी इजी। कितना प्रोडक्शन किया है, इसमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। हमने प्रोडक्शन कितना टन्स किया है वो टन्स के रेशियो में एलोकेट कर दो। तो यहां पर प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? यहां पे अगर हम देखें तो प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? हमने कॉस्टिक सोडा 1200 टन्स बनाया है एंड जो क्लोरीन है वो 800 टन्स बनाया है। तो टोटल यहां पर ये 2000 टन्स हुआ। एंड जो जॉइंट कॉस्ट है हमारा, जॉइंट कॉस्ट हमें अपॉर्शन कौन से रेशियो में करना है? ये टन्स के रेशियो में, तो 12:8। तो 12:8 के रेशियो में हमारा जो 1 लाख रुपीज है वो हमें एलोकेट कर देना है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12, तो ये 60,000 आ जाता है, ये 40,000। क्लियर, सिंपल, इजी। तो फिजिकल यूनिट्स मेथड भी समझ में आ गया। अभी जो मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड क्यों मोस्ट लॉजिकल है? क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो ये जो 75 रुपीज हमने लिया है ये एक्चुअली जुलाई का सेलिंग प्राइस नहीं है, ये तो अगस्त का सेलिंग प्राइस है। बट हमने अज्यूम किया कि भाई नहीं, अगस्त में अगर 75 में बिक रहा है तो जुलाई में भी 75 में बिकता ही होगा। इसीलिए हमने वो 75 को सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कंसिडर करके सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन का सेल्स वैल्यू निकाल के जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दिया। बट समझो ये 75 होता ही नहीं, या फिर जुलाई का कोई प्राइस अलग होता तो हम क्या करते? तो मोस्ट लॉजिकल मेथड वुड हैव बीन नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे निकालते? एनआरवी मेथड में यहां पर कॉस्टिक सोडा है एंड यहां पर पीवीसी है, करेक्ट। क्लोरीन से पीवीसी बन रहा है, तो हमें यहां पर सबसे पहले तो मैं दोनों लिख लेता हूं क्योंकि हम पीवीसी में क्लोरीन का जो है वो कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो वेट, क्लोरीन ही लिख लेते हैं क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो क्लोरीन का ही अपॉर्शन करना है। चलो, सबसे पहले एनआरवी मेथड में क्या चाहिए? पहले तो फर्दर प्रोसेसिंग का मार्केट वैल्यू या सेल्स वैल्यू क्या है वो ले लो, फिर जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो डिडक्ट करते जाओ। डिडक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? डिडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा जॉइंट कॉस्ट, और वही जॉइंट कॉस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एंड वो सेल्स वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ सेपरेशन के रेशियो में आपको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है, ठीक है। चल, तो यहां पर सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। कितना है? कॉस्टिक सोडा तो हम फर्दर प्रोसेस करते ही नहीं है, वो तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल हो रहा है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 60,000। तो आई कैन राइट इट एज इट इज। तो ये तो 60,000 आ गया। लेकिन जो क्लोरीन है वो तो पीवीसी सेल हो रहा है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पीवीसी बन रहा है। तो पीवीसी का सेलिंग प्राइस कितना है वो हमें यहां पर लेना है। 500 टन्स इनटू पीवीसी कैन बी सोल्ड एट व्हाट प्राइस? पीवीसी इज गेटिंग सोल्ड एट 200 रुपीज पर टन, करेक्ट। तो 500 टन इंटू 200 रुपीज, तो ये कितना आ रहा है? 1 लाख रुपीज। तो यहां पर हमें टोटल मिल रहा है 1,60,000 रुपीज। लेस हमें डिडक्ट क्या करना है? जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट्स इनकर हो रहे हैं वो हमें डिडक्ट करने हैं। कितने हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट? हमने यहाँ पर देखे थे 20,000 रुपीज का हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर किया है क्लोरीन से पीवीसी बनाने के लिए। तो वो हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट कर देते हैं 20,000 रुपीज। और कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमें यहाँ पर दिया नहीं है, और कोई प्रॉफिट का हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हमें यहाँ पर क्या मिल गया? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हमें जो मिल गया है वो कितना आ रहा है?
ये तो 60,000 एज इट इज रहेगा, और 1 लाख में से अगर 20,000 डिडक्ट हो जाता है तो ये हमें 80,000 मिलता है। टोटल कितना आता है? ये 1,40,000। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है 1 लाख रुपीज का, उसे हमें एलोकेट करना है इन द रेशियो ऑफ 60:80। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है उसे अपॉर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ 6:8। कितना है जॉइंट कॉस्ट हमारा? 1 लाख रुपीज। 6:8 14 हो गया, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 14 into 6, this comes to 42,857, and 1 lakh divided by 14 into 8, this comes to 57,143. I hope it is clear, simple, easy, समझ में आ रहा है। जॉइंट कॉस्ट कैसे अपॉर्शन करना है, तीनों मेथड समझ में आ गए, और एक बार हमारा रिवीजन हो गया तीनों मेथड्स का, और इसमें एक फिजिकल यूनिट्स मेथड जो नया था वो भी हमने देख लिया। करेक्ट, सिंपल। चलो अभी लास्ट हमें एक डिसीजन मेकिंग करना है, पार्ट 2 जो था, ये क्वेश्चन का पार्ट 2 जो था वो हम देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। पार्ट 2 यहाँ पर क्या दिया है? लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन एट 75 पर टन। दिस सेल ऑफ क्लोरीन वुड मीन दैट पीवीसी वुड बी नॉट प्रोड्यूस्ड इन ऑगस्ट। यानी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 800 टन ऑफ क्लोरीन 75 रुपीज में सेल कर दूं। तो क्या मुझे वो 75 में सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मुझे यहां पर बताना है। ओके, चलो बता देते हैं। अगर इफ आई सेल क्लोरीन 800 tons at rupees 75, then my revenue will be how much? रेवेन्यू कितना मिलेगा मुझे? 800 टन इंटू 75, मुझे 60,000 रुपीज मिल रहा है। मुझे कितना मिल रहा है? 60,000 रुपीज मिल रहा है क्लोरीन सेल करके। और यही अगर मैं क्लोरीन सेल ना करूं तो मैं क्या करता? I would have sold PVC. If I sell PVC फर्दर प्रोसेस करके, तो पीवीसी कितने में बेच सकता हूं मैं? पीवीसी 500 टन है जो 200 रुपीज में सेल हो रहा है। करेक्ट, पीवीसी 200 रुपीज में सेल होगा। देन माई रेवेन्यू विल बी हाउ मच? 500 इंटू 200, इट कम्स टू 1 लाख रुपीज। तो अगर मैं क्लोरीन बेचता हूं तो मुझे 60,000 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी सेल करता हूं तो मुझे 1 लाख रुपीज मिल रहा है। तो मुझे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है? मुझे कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है क्लोरीन से पीवीसी बना के पीवीसी सेल करने का? 40,000 रुपीज। देयरफॉर माय इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज हाउ मच? 40,000 रुपीज। 1 लाख माइनस 60,000। मैं अगर पीवीसी बना के सेल करता हूं तो मुझे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है? 40,000 रुपीज। और मेरा जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, क्लोरीन से पीवीसी बनाता हूं तो 40,000 रुपीज का ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, और क्लोरीन से पीवीसी बनाने का जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कितना है? वो तो सिर्फ 20,000 रुपीज है। यहां पर क्वेश्चन में हमने देखा ये तो सिर्फ 20,000 रुपीज है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 40,000 का है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो मेरा इनकर हो रहा है वो सिर्फ 20,000 का इनकर हो रहा है। तो यहां पर मुझे क्या हो रहा है? एक सेकेंड, ये पेन को क्या हो, तो यहां पर मुझे नेट बेनिफिट हो रहा है कितने का? 20,000 रुपीज का, अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो। यानी जो डिसीजन है मेरा क्लोरीन सेल करने का वो एडवाइजेबल नहीं है, वो एडवाइजेबल नहीं है। दिस इज नेट बेनिफिट या फिर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग। तो अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो भाई मुझे 20,000 का ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। देयरफॉर क्लोरीन
should not be sold at split off point या फिर point of separation. It should be further processed to PVC. क्यों? क्योंकि आपको जो बेनिफिट है वो मिल रहा है 20,000 का. सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप आपको तीनों मेथड्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं और डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया है कि भी फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए. हमने यहाँ पर फर्स्ट मेथड देखा सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दूसरा हमने देखा फिजिकल यूनिट्स मेथड एंड थर्ड हमने देखा एनआरवी मेथड और लास्ट में हमने फिर ये डिसीजन कैसे लेना है वो देख लिया. क्लियर, सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है? चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2. ओके, आईसीआई मॉड्यूल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 है. क्वेश्चन एंड आंसर बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, तो चलो कैन वी स्टार्ट? लेट्स रीड द क्वेश्चन. ये रहा क्वेश्चन नंबर 6. चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्या दिया है यहां पर? सन मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. तो ये जो कंपनी है ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बनाती है और सेल करती है. कितने प्रोडक्ट्स है? तो देयर आर 5 प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट ए बी सी डी ई, 5 प्रोडक्ट्स है. ओके, उनके नंबर ऑफ यूनिट्स हमें दे दिए है 2,30,000, 25,000, 20 एंड 75,000. ओके, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे दिया है हमें. हमें क्या दिया है? सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी जो पॉइंट तक जॉइंट कॉस्ट इनकर हुआ है वो पॉइंट पे अगर हम सेल करते हैं, जब भी जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं तो उनका सेलिंग प्राइस कितना है? तो वी हैव सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 17, 13, 8, 10 एंड 14. सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी अगर हम ये जॉइंट प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करते हैं और फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर इसे मार्केट में सेल करते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो वी हैव बीन गिवन सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर ए बी सी एंड ई. यानी जो प्रोडक्ट डी है, प्रोडक्ट डी जो है वो फर्दर प्रोसेस नहीं होता है. प्रोडक्ट डी फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, बाकी के जो प्रोडक्ट्स है वो फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं. ओके, चल एक ही सेकेंड. ओके, चल आगे क्या दिया है? रॉ मटेरियल कॉस्ट ₹35,90,000 and other manufacturing expenses cost ₹5,47,000 in the manufacturing process, which are observed on products on the basis of net realizable value. यानी हमें यहां पर क्या दिया है कि भाई हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट कितना है? 35,90,000 प्लस 5,47,000. तो टोटल कितना होता है ये? 35,90,000 प्लस 5,47,000, 41,37,000 का हमारा जॉइंट कॉस्ट है. 41,37,000 करेक्ट. रॉ मटेरियल का खर्चा प्लस जो भी एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन प्रोसेस के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, वो खर्चा. ओके, वी हैव बीन गिवन दैट जो जॉइंट कॉस्ट है उसे हमें अपॉर्शन कैसे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नाउ यू विल से सर हमारे पास तो सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सीधा सीधा ये कंसीडर नहीं कर सकते. नहीं बच्चों, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दोनों अलग चीज है. एनआरवी क्यों लॉजिकल मेथड है? क्योंकि एग्जैक्ट सेलिंग प्राइस हमें पता है कि भाई फर्दर प्रोसेस करने के बाद वो फिनिश गुड्स मार्केट में कितने में सेल होगा. उसमें से जब भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है वो प्रोडक्ट की. और ये जो सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ये क्या है? ये मार्केट में अगर हम अभी गुड सेल करें तो ये सेलिंग प्राइस आ सकता है, लेकिन हमने अभी तक वो सेल किए नहीं किए वो हमें नहीं पता है. हमारा डिसीजन हमें नहीं पता है. हमें सिर्फ क्या कहा है कि भाई जॉइंट कॉस्ट जो अपॉर्शन करना है वो एनआरवी बेसिस पे करना है. तो हमें जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन के लिए एनआरवी कैलकुलेट करनी है. ओके, द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए The further processing cost of A, B, C and E are 12,50,000, 1,50,000, 50,000 and 1,50,000 respectively. Fixed cost is 4,73,000. ठीक है, तो हमें यहाँ पर further processing cost दिया है और हमें fixed cost दिया है. हमें ढूंढना क्या है? You are required to prepare the following in respect of coming year. Okay, क्या पूछा है? Statement showing income forecast of the company assuming that none of the products are to be further processed. पहले हमें एक स्टेटमेंट बनाए जहां पर कोई भी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, यानी सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में हम सेल कर देते हैं.
नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड ई आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो हमें दूसरा स्टेटमेंट बनाना है जहां पर फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। थर्ड, कैन यू सजेस्ट एनी अदर प्रोडक्शन प्लान वेयर बाय द कंपनी कैन मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट्स। क्या हम कुछ और सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस करो, कुछ प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस ना करो, जिससे कंपनी का प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो हम देखते हैं, इफ यस देन सबमिट अ स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ दैट। तो ओके, 3 स्टेटमेंट हमें बनाने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पूछे कि भाई कंपनी फर्दर प्रोसेस नहीं करता है। अभी अगर कंपनी फर्दर प्रोसेस नहीं करता है तो आपके मन में आएगा कि सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो हमें दिया है, तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कंसीडर करके हम जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दे। बट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है कि भाई एनआरवी मेथड से आपको जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है। देखो, आप फर्दर प्रोसेस करो या ना करो, आप सेल्स वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दो या फर्दर प्रोसेस के बाद सेल कर दो, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का डिसीजन अगर आपने एक पर्टिकुलर मेथड से लिया है तो फिर वही मेथड से आपको अपॉर्शन करना है। आपके ऊपर नीचे का डिसीजन उससे अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जहां पर हम पहले जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दें एनआरबी ढूंढ के। क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2। चल, अभी ये स्टेटमेंट है ना, लिखने से अच्छा मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इजी। अगर हम लिखने जाए तो भी वही टाइम जाएगा। एक सेकेंड, यहां पर ये पहले सॉल्व किया होगा ना, तो मार्किंग से वो डिलीट कर देते हैं। यस, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू अपॉर्शन जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बेसिस पे अगर अपॉर्शन करना है तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, या फिर सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, वो ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो हम डिडक्ट कर देंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो या फिर प्रॉफिट हो वो डिडक्ट करना है। वो एक बार डिडक्ट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, एनआरवी। और फिर ये एनआरवी के रेशियो में, हमें जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है। ओके, तो फर्स्ट वर्किंग नोट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो लोग ने क्या किया है, सबसे पहले दे हैव कैलकुलेटेड सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। कितना आ रहा है वो, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में देखो यूनिट्स तो ऑलरेडी दे दिए हैं 2 लाख यूनिट्स, और हमारा सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 25 रुपीज है। तो 2 लाख इंटू 25, 30,000 इंटू 17, 25,000 इंटू 12, 75,000 इंटू 20। और जो प्रोडक्ट डी है वो तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू ही नहीं है तो जो भी वैल्यू है हमारे पास सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट वो ले लो। तो यहाँ पर 20,000 इंटू 10। ठीक है, तो फर्स्ट वो लोग ने क्या किया है, 2 लाख इंटू 25, 30,000 इंटू 17, 25,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 10 एंड 75,000 इंटू 20। तो यहां पर सबसे पहले वो लोग ने ढूंढ लिया है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो डिडक्ट करना है। तो क्वेश्चन में यहां पर हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ए बी सी एन ईआर 12,50,000, 1,50,000, 50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये कॉस्ट डिडक्ट कर दो यहां से। तो ये अगर कॉस्ट हम यहां से डिडक्ट कर देते हैं, 50 लाख माइनस 12,50,000, तो यू वी गेट 37,50,000। वैसे ही 5,10,000 माइनस 1,50,000 तो आपको मिलेगा 3,60,000। तो वैसे हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू सबकी मिल गई, और ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो भी टोटल आता है 15,10,000, उसमें हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है 41,37,000 वो अपॉर्शन करना है। कैसे करेंगे, तो 41,37,000 डिवाइडेड बाई 59,10,000 इंटू ये हमारी जो एनआरवी है 37,50,000। सिमिलरली दूसरे के लिए भी सेम 41,37 डिवाइडेड बाई 59,10,000 इंटू 3,60,000।
तो हम ये जब भी सॉल्व करते हैं तो हमें जॉइंट कॉस्ट कितना मिलता है 26,25,000, 2,52,000, 1,75,000, 1,40,000 एंड 9,45,000। तो ये हमें जॉइंट कॉस्ट मिल गया। अब ये जॉइंट कॉस्ट को क्या करना है, सीधा हमें जो भी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो मेथड में एलोकेट कर देना है। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट क्या पूछा था, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था, शो अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम फोरकास्ट अज्यूमिंग दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पर फर्दर प्रोसेस नहीं करना है तो हमें क्या आएगा, वो हमें स्टेटमेंट बनाना है। तो अगर हम प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो मेरा सेल्स वैल्यू क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो यहां पर आई कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ कंपनी दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस्ड। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो यहां पर जो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहां पर हम प्रोडक्ट सेल कर देंगे तो हमें उतना रेवेन्यू मिल जाएगा। रेवेन्यू कितना आएगा, 2 लाख इंटू 17, 30,000 इंटू 13, 25,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 10 एंड 75,000 इंटू 14। ये हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया। तो यहाँ पर हमने 17, 13, 25, 20 एंड 14 ये हमने सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। दिस इज सेल्स रेवेन्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, करेक्ट। अभी इसमें से हमें क्या करना है, हमें जो भी जॉइंट कॉस्ट है वो डिडक्ट कर देना है। तो जॉइंट कॉस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ये सारे जॉइंट कॉस्ट हमने कैलकुलेट किए हैं, ये एज इट इज हमें लिख लेने हैं। 26,25,000, 2,52,000, 1,75,000, 1,40,000 एंड 9,45,000। तो यहाँ पर हमने ये सारे जॉइंट कॉस्ट जो हमने निकाले थे वो डिडक्ट कर लिए रेवेन्यू में से। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा नेट रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो नेट इनकम मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो टोटल इनकम मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 11,03,000, 11,03,000। इसमें से हमें जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिडक्ट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट 4,73,000 है। तो हमें नेट जो हमारा प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज 6,30,000, करेक्ट। सिंपल, इजी, समझ में आ रहा है। अभी अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसका स्टेटमेंट बनाना है, तो सिमिलर वे में उसका स्टेटमेंट बना लेते हैं। अभी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में भी हमें सिमिलर टेबल बनाना है। सिमिलर टेबल कैसे बनेगा, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यानी जैसे हमने एनआरवी कैलकुलेट किया था वैसा सेम टेबल बनेगा, सिर्फ द ओनली डिफरेंस इज नाउ वी हैव द जॉइंट कॉस्ट। अभी हमारे पास जॉइंट कॉस्ट है तो इनकम स्टेटमेंट में सीधा सेल्स रेवेन्यू माइनस ऑल द कॉस्ट, तो हमें सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड ई आर फर्दर प्रोसेस्ड, क्योंकि डी तो फर्दर प्रोसेस होने नहीं वाला है। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा सेल्स रेवेन्यू क्या होगा, तो यहां पर जो हमारा सेलिंग प्राइस है दैट विल बी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला सेलिंग प्राइस। अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हम ये सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो जो हमारा सेल्स रेवेन्यू आएगा दैट विल बी 2 लाख यूनिट्स इंटू 25, 30,000 इंटू 17, 25,000 इंटू 12, 75,000 इंटू 20 एंड ये डी तो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है तो 20,000 इंटू 10। तो यहां पर जो हमारा सेल्स रेवेन्यू आ रहा है दैट इज 50 लाख, 5 लाख 10,000, 3 लाख 2,000 एंड 15 लाख। ये कैसे मिला, जैसे मैंने आपको कहा वैसे 2 लाख इंटू 25 तो 50 लाख आता है, 30,000 इंटू 17 एक बार चेक कर लेते हैं, 30,000 इंटू 17, 5 लाख 10,000, वो लोग को कितना आ रहा है 5 लाख 10,000, परफेक्ट। तो सेल्स रेवेन्यू हमें मिल गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो जॉइंट कॉस्ट निकाला है ऑलरेडी, ये जो जॉइंट कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है यही जॉइंट कॉस्ट को हमें क्या करना है, एलोकेट कर देना है। तो ये एक हमारा खर्चा हो गया, रेवेन्यू में से कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज नथिंग बट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू हमें मिल गया, उसमें से जो भी जॉइंट कॉस्ट हमने अपॉर्शन किया था वो डिडक्ट कर देना है। तो 26,25,000, 2,52,000, 1,75,000, तो ये जो भी जॉइंट कॉस्ट है ये जॉइंट कॉस्ट हम डिडक्ट कर देते हैं। और यहां पर फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, सिंस फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इनकर होगा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी डिडक्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट डिराइव करने के लिए। तो हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 12,50,000, 1,50,000, 50,000 एंड 1,50,000। तो ये हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है हमारा वो भी हम यहाँ पर डिडक्ट कर देते हैं। तो फर्दर प्रोसेसिंग डिडक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो हमारा एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट यानी नथिंग बट इनकम, तो वो हमें यहाँ पर टोटल इनकम मिल गया। ये टोटल कॉस्ट का वो लोग ने कॉलम बनाया है, दिस प्लस दिस, वो लोग ने यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट का कॉलम बना दिया एंड देन रेवेन्यू में से कॉस्ट डिडक्ट कर दिया, रेवेन्यू में से कॉस्ट डिडक्ट कर दिया, रेवेन्यू में से कॉस्ट डिडक्ट कर लिया। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें इनकम मिलेगा, लेकिन इसमें से सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकालना बाकी है।
दिस इज अर्निंग बिफोर फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट अभी हम निकाल ले हमारा 4,73,000 का, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 13 लाख रुपीज। तो अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमें 13 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो हमें 6,30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी इट इज क्लियरली सीन कि भाई फर्दर प्रोसेसिंग करना अच्छा है। बट अभी हम देख रहे हैं कि क्या और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हम अभी प्रोडक्ट वाइज कंपेयर करते हैं। अगर मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करता हूं तो ए में मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन 7,75,000, और यहां पर मुझे 11,25,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है अगर मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं। इसका मतलब ए तो फर्दर प्रोसेस होना चाहिए, करेक्ट। अभी बी में अगर देखो तो अगर मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करता हूं तो मुझे 1,38,000 का कंट्रीब्यूशन मिलता है, लेकिन अगर मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे 1,08,000 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जा रहा है। तो यहां पर और बेटर स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई मुझे फर्दर प्रोसेस बी को नहीं करना चाहिए। ओके, सी के केस में अगर देखें तो अगर मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करता हूं तो 25,000 है और करता हूं तो 75,000। एक्सीलेंट, यहां पर फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट ज्यादा है तो ये तो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। फिर अगर डी की बात करें तो वो तो न्यूट्रल है, 60,000 इस पर तो हम फर्दर प्रोसेस करते ही नहीं है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है करना, वो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है प्रोडक्ट डी। और प्रोडक्ट ई अगर हम देखें तो यहां पर हमारा जो कॉस्ट है वो 1,05,000 आ रहा है, प्रॉफिट 1,05,000 आ रहा है और यहां पर प्रॉफिट 4,05,000 आ रहा है, यानी यहां पर भी फर्दर प्रोसेसिंग बेनिफिशियल है। तो यहां पर जो बेटर स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि भाई प्रोडक्ट ए, सी और ई को आप फर्दर प्रोसेस करो, लेकिन जो प्रोडक्ट बी है उसको फर्दर प्रोसेस मत करो। क्यों? क्योंकि उससे जो आपका प्रॉफिट है वो 1,38,000 का 1,08,000 हो जाता है। प्रॉफिट 138 से 108 होता है, यानी 30,000 का घाटा हो रहा है, 30,000 का नुकसान हो रहा है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा नहीं है, कंपनी के 30,000 जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। तो अभी हम एक ऐसा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जहां पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी ई ये तीन फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं और प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट डी फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहे। तो हम देखते हैं कितना हमारा जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां पर अगर हम रेवेन्यूज ले ले तो यहां पर तो फर्दर प्रोसेसिंग वाले रेवेन्यू आएंगे फॉर प्रोडक्ट ए, सी एंड प्रोडक्ट ई। फर्दर प्रोसेसिंग वाले रेवेन्यू यानी ये 50 लाख, 3 लाख एंड 15 लाख, 50 लाख, 3 लाख एंड 15 लाख। तो ये फर्दर प्रोसेसिंग वाले रेवेन्यू ले लिए। प्रोडक्ट बी हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, इसलिए ये वाला रेवेन्यू हमें नहीं लेना है, हमें ये वाला रेवेन्यू लेना है 3,90,000। तो यहां पर हमने 3,90,000 रेवेन्यू ले लिया और प्रोडक्ट डी है वो तो न्यूट्रल है, वो तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। तो यहां पर 2 लाख एज इट इज, तो हमने रेवेन्यू ले लिया। जॉइंट कॉस्ट तो सब में अपॉर्शन करने, क्योंकि अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो सब है, अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो सबका खर्चा इनकर हो रहा है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सिर्फ ए, सी और ई के लिए इनकर हो रहा है। तो यहां पर हमने जॉइंट कॉस्ट सबको एलोकेट कर दिया जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था सेम, लेकिन जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो हमने सिर्फ प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट ई तीन को डिडक्ट एलोकेट किया। तो यहां पर हमें सबका टोटल कॉस्ट मिल जाता है। रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट अगर डिडक्ट करते हैं, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट अगर डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें नेट कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है और नेट कंट्रीब्यूशन का टोटल हमने निकाल लिया। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम डिडक्ट कर देते तो हमें नेट प्रॉफिट 13,30,000 का मिल रहा है। तो यहाँ पर 13 लाख मिल रहा था, यहाँ पर 13,30,000 मिल रहा है। 30,000 क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट 108 हो रहा था वो अभी 138 हो गया, क्योंकि हमने फर्दर प्रोसेस नहीं किया है। हेंस द कंपनीज प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 30,000 आफ्टर फॉलोइंग दिस प्लान। इजी, सिंपल, समझ में आ रहा है। इसमें सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखवाया नहीं, आपको प्रॉपरली आंसर में से करवा दिया क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, सिंपल इजी समझ में आ रहा है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई होप क्लियर है। हमने क्या किया, हमने एनआरवी के बेसिस पे पहले तो जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कितना करना है वो कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट बनाया जहां पर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, फर्दर प्रोसेस मत करो, सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दो, जो भी जॉइंट कॉस्ट हमें मिला था एज पर एनआरवी वो डिडक्ट कर दो, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस करके। अगर हम फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो टेक सेल्स रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से जॉइंट कॉस्ट डिडक्ट कर दो, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिडक्ट कर लो तो आपको इनकम मिल जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट कर लो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल, easy. Can we move to another question? Sure. Which is next question? Next question हमें solve करना है, that is question number, okay, practical problem 4, मेरे बुक में है question number 8. चलो
हा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर है ना आईसीआई ने एक मिस्टेक किया है। आईसीएआई ने एक गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो पहले जो राइट मेथड है ना, वो राइट मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर आईसीआई को जो आंसर आया है वो भी कैसे आया वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है यहां पर? NM manufacturing company uses joint production process that produces 3 products at split off point। यानी यहां पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां पर 5 प्रोडक्ट बन रहे थे ABCDE, यहां पर A B और C 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, ड्यूरिंग सितंबर वर 8,40,000, यानी जो जॉइंट कॉस्ट हो रहा है वो 8,40,000 है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द सितंबर इज एज फॉलोज। ओके, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,500, 3,000 एंड 4,500। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 2,000, 6,000, 7,500। अभी यहां पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से मुझे कोई लेना देना नहीं है व्हाइल अपॉर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट। जब भी मैं जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करता हूं तो मुझे तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसी को जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है। अगर इनकम स्टेटमेंट वगैरह निकालना हो, कुछ आपको सेल्स वगैरह पूछा हो तो आप यूनिट सोल्ड ले लो एक बार के लिए। बट अगर जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करना है तो मुझे ऑलवेज क्या लेना है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ऑलवेज क्या लेना है? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये ध्यान रखना, यू हैव टू ऑलवेज टेक यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड नॉट यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, ठीक है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हमें यहाँ पर दे दिया है 1,500, 3,000 एंड 4,500। फिर हमें यहाँ पर दिया है सेल्स प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 100 रुपीज है। प्रोडक्ट बी और सी तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल ही नहीं होते हैं। ठीक है, सिर्फ ए हो सकते हैं जिसकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की प्राइस है 100। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो सेलिंग प्राइस है वो तीनों की अवेलेबल है 150, 175 एंड 50। तो आफ्टर सेलिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर मार्केट में सेल करने जाए तो ए और बी, ए बी एंड सी 150, 175 एंड 50 में सेल होते हैं। कॉस्ट टू प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी ये क्या है? दिस इज नथिंग बट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये क्या है? ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है? 1,50,000, 1,50,000 एंड 1,50,000। वाओ, तीनों का सेम है। 1,50,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है फॉर ए बी एंड सी। हमें पूछा क्या है? अज्यूम दैट प्रोडक्ट सी इज ट्रीटेड एज अ बाई प्रोडक्ट and the company accounts for byproducts at net realizable value as a reduction of joint cost. Also assume that product B and C must be processed further before they can be sold. Okay. Find out the total cost of product A in September if joint cost allocation is based on net realizable वैल्यू। हमें यहाँ पर कहा है कि भाई जॉइंट कॉस्ट एनआरवी के बेसिस पे एलोकेट करना है, और हमें क्या दिया है कि भाई प्रोडक्ट सी है वो बाई प्रोडक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है एंड द कंपनी अकाउंट्स फॉर बाई प्रोडक्ट एट एनआरवी एज अ रिडक्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अभी हमने बाई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन नहीं किया, वो हम नेक्स्ट करने वाले थे, बट यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट कैसे होता है? आप जो भी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करते हो या फिर आप जो भी सेल्स रेवेन्यू एलोकेट करते हो, यूजुअली आप जो भी सेल्स रेवेन्यू एलोकेट करते हो, तो सेल्स रेवेन्यू में से बाई प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी आता है, बाई प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी आता है यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो बाई प्रोडक्ट सेल करने से जो भी पैसा हमें मिल रहा है उतने से हम हमारा कॉस्ट कम कर देंगे। उतने से हम क्या कर देंगे? हमारा कॉस्ट कम कर देंगे। तो अगर जॉइंट कॉस्ट या फिर कोई पर्टिकुलर कॉस्ट एग्जाम में है तो उसमें से ये बाई प्रोडक्ट का एनआरवी जो है वो कम कर देना, और अगर एनआरवी कम करने के लिए नहीं है तो सेल्स रेवेन्यू में आपको क्या करना है? बाई प्रोडक्ट से जो भी पैसे मिलते हैं वो ऐड करने हैं। बट यूजुअली जॉइंट कॉस्ट होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन जॉइंट कॉस्ट का है। तो अगर जॉइंट कॉस्ट का क्वेश्चन है तो आपको सिंपली क्या करना है? जॉइंट जो भी आपका कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको कम कर देना है। बाई प्रोडक्ट से जो भी वैल्यू रियलाइज होती है उतने से हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट से जो भी वैल्यू हमें रियलाइज होती है उससे हमारा उतना कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, चल तो कैन वी स्टार्ट। और हमें यहां पर क्या दिया है एक बार वापस रीड कर लेते हैं, वो लोग ने पूछा क्या है, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। Assuming that product C is treated as a byproduct and the company accounts for byproduct at NRV as a reduction from joint cost, वो लोग ने स्पेसिफिकली दे दिया, यूजुअली हर बार यही होता है, जॉइंट कॉस्ट में से आप उतना कॉस्ट कम कर दो बाई प्रोडक्ट का। Assume that product B and C must be further processed because before they can be sold out. तो यहां पर ए को आपको अगर सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना है तो बेच सकते हो, और आपको फर्दर प्रोसेस करना है तो कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट बी और सी को तो फर्दर प्रोसेस करना ही है क्योंकि उसका तो सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है। और हमें ढूंढना क्या है? वी हैव टू फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए
इफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन एनआरवी, हमें प्रोडक्ट ए के लिए ढूंढना है कि भाई उनका टोटल कॉस्ट कितना है अगर हम जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिख के कर लेते हैं। ओके चलो, कैन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आपके पास आईसीए मॉड्यूल है तो इट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4। चलो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें भाई डिसीजन लेना है कि भाई प्रोडक्ट ए है उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें एक तो पता है कि भाई प्रोडक्ट बी एंड सी आर टू बी प्रोसेस्ड फर्दर फॉर प्रोडक्ट ए। हम कैलकुलेट कर लेते कि भाई एडवांटेजेस है या नहीं है, कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर मैं प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करता, अगर मैं प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करता, करेक्ट, तो मेरा रेवेन्यू कितना होगा 1500 यूनिट्स इंटू 100, करेक्ट। रेवेन्यू इफ ए इज नॉट फर्दर प्रोसेस्ड, तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 100 रुपीज, तो ये कितना आ रहा है 1,50,000 रुपीज, करेक्ट। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू इफ ए इज फर्दर प्रोसेस्ड, अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है तो रेवेन्यू कितना आएगा, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 150 हो जाता है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहां पर यूनिट्स 1500 इंटू 150 रुपीज, तो ये कितना आ रहा है 2,25,000 रुपीज। देयरफॉर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरा 2,25,000 माइनस 1,50,000, दिस कम्स टू ₹75,000। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 75,000। अभी ये हमने 3 स्टेप्स में किया, डायरेक्टली भी अगर आपको करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सीधा सीधा डिफरेंस ले लो, रेवेन्यू का 150 रुपीज है सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और 100 रुपीज है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 1500, तो ये सीधा कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 75,000 रुपीज, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अभी मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है या फिर कॉस्ट टू फर्दर प्रोसेस कितना है, तो मेरा यहां पर कॉस्ट टू प्रोसेस फर्दर इज 1,50,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 1,50,000। तो यहां पर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कॉस्ट, incremental cost is equal to how much, rupees 1,50,000, मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,50,000 है, करेक्ट। तो फर्दर प्रोसेस करके मुझे रेवेन्यू मिल रहा है 75,000, खर्चा हो रहा है 1,50,000, देयरफॉर नेट लॉस ऑफ इनकम कितना है 75,000 रुपीज, इतना तो लॉस हो रहा है, देयरफॉर ए शुड नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर, करेक्ट। तो ये तो डिसीजन पता चल गया भाई ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, तो ये एक पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। ओके, अभी दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट पे आ जाता है। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो हमें यहां पर दे दिया है भाई हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है वो 8,40,000 है। सर जॉइंट कॉस्ट दे तो दिया है 8,40,000, तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा तो यहां पर दे दिया है जॉइंट कॉस्ट है 8,40,000, करेक्ट। लेकिन बच्चों ये वाले क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट है, वो लोग ने हमें क्या कहा है कि जो आपका प्रोडक्ट सी है दैट इज ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट,
अभी बाई प्रोडक्ट है तो बाई प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, तो बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 4500 यूनिट्स जो हमने बनाए वो मार्केट में 50 रुपीज में हम सेल कर सकते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो 4500 इंटू 50 इतना हमें रेवेन्यू मिलेगा बाई प्रोडक्ट में से, और ये 1,50,000 का हमें एडिशनल खर्चा इनकर करना पड़ेगा इन फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो हमें यहां पर कुछ तो रेवेन्यू मिलेगा नेट नेट फ्रॉम दिस बाई प्रोडक्ट, नेट नेट रेवेन्यू मिलेगा बाई प्रोडक्ट में से, और जो बाई प्रोडक्ट में से रेवेन्यू मिल रहा है उतना मेरा जॉइंट कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो एडिशनल रेवेन्यू है। मेरा खर्चा 8,40,000 का हुआ है, बात बराबर है, लेकिन बाई प्रोडक्ट सेल करके अगर मुझे 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए मिल रहे हैं तो उतना मेरा जॉइंट कॉस्ट कम हो जाएगा ना, उतना मेरा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि उतना रेवेन्यू मुझे मिल रहा है ये बाई प्रोडक्ट सेल करके। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें बाई प्रोडक्ट का नेट रेवेन्यू निकालना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम बाई प्रोडक्ट सी कितना है, ये 4500 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए और 50 रुपीज में ये आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हम सेल कर रहे हैं। तो 4500 इंटू 50 कितना आ रहा है, 2,25,000 देखो हमें मिल रहा है यहाँ पर, करेक्ट 2,25,000 रुपीज मिल रहा है। लेकिन 2,25,000 रुपीज मिल रहा है, उसमें 1,50,000 तो बाई प्रोडक्ट का ही खर्चा है, तो वो तो डिडक्ट कर दो। नेट नेट रेवेन्यू निकालो बाई प्रोडक्ट में से, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कितना है, रुपीज 1,50,000। तो ये अगर मैं डिडक्ट कर देता हूं तो मुझे नेट रेवेन्यू फ्रॉम बाई प्रोडक्ट मिलता है 75,000, करेक्ट। तो इतने से मेरा जॉइंट कॉस्ट कम हो जाएगा, देयरफॉर माय जॉइंट कॉस्ट विल बी 8,40,000 का खर्चा हुआ है, आई अग्री, बट बाई प्रोडक्ट सेल करके अगर 75,000 मिल रहा है तो ले लो, उतना कॉस्ट कम कर दो, बेस्ट। तो यहां पर 75,000 रुपीज कम कर दे, तो मेरा नेट नेट जॉइंट कॉस्ट कितना होगा, 7,65,000। $7,65,000, करेक्ट। अभी ये जॉइंट कॉस्ट को कैसे एलोकेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट ए का एलोकेशन पूछा है, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन ए और बी दोनों के लिए कर लेते हैं, बिकॉज एनआरवी ढूंढना है तो हमें रेशियो में ही ढूंढना है। तो ए बी एन टोटल, यहां पर सिंस वी हैव टू फाइंड जॉइंट कॉस्ट एज पर एनआरवी, तो हमें वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फिर हमें एनआरवी मिलेगा। तो यहां पर सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, यहाँ पर 150 है एंड 175 है, तो 1,500 इंटू 150, 1,500 इंटू 150, ये आ रहा है 2,25,000, एंड बी के लिए इट इज 3,000 इंटू 175, ये आ रहा है 5,25,000। टोटल कितना आ रहा है, 7,50,000। we have to deduct further processing cost, कितना है further processing cost, 1,50,000 in both the cases, तो ये कितना आ रहा है, 2,25,000 माइनस 1,50,000, तो ये 75,000 एंड 525 माइनस 1,50,000, 3,75,000। टोटल कितना आ रहा है, ये 4,50,000, और हमारा जॉइंट कॉस्ट कितना है, 7,65,000। 7,65,000 का जॉइंट कॉस्ट है। तो यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कितना आएगा, ये रेशियो में एलोकेट कर दो, 7,65,000
डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 75,000 कितना आ रहा है, और ये 7,65,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 3,70,000 कितना आ रहा है, ये 127,500 और ये कितना आ रहा है, 637,500। करेक्ट। अभी यहां पर आपको एक डाउट आ सकता है जो आईसीआई ने गलत किया है। क्या गलत किया है? यहां पर हम प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, हम ए को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे। हमने यहां पर डिसीजन लिया भाई ए शुड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड, लेकिन जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन करने के लिए तो मुझे एनआरवी चाहिए ना, और एनआरवी ढूंढने के लिए मुझे ये फर्दर प्रोसेस वाला कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। आईसीआई ने क्या किया है, आईसीआई ने ये फर्दर प्रोसेसिंग वाला कैलकुलेशन ही नहीं किया है। वो लोग ने कहा कि भाई ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है तो ये कैलकुलेशन ही मत लो। तो आईसीआई ने क्या किया है, पहले हम आईसीआई का देख लेते हैं। व्हाट आईसीआई हैज डन, उन्होंने प्रोडक्ट ए और बी ले लिया और यहां पर टोटल, यहां पर दे हैव टेकन सेल्स वैल्यू। सिंस ए को फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं है, ए को फर्दर प्रोसेस करना ही नहीं है, तो ए का वैल्यू वो लोग ने लिया है 1500 इंटू 100 बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग एट सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट का जो सेल्स प्राइस है ना वो लोग ने ले लिया है 1500 इंटू 100। तो यहां पर ए का जो वैल्यू आता है वो 1,50,000 वो लोग ने ले लिया है, और बी का वो लोग ने एज इट इज ये रखा है 525, बिकॉज बी को तो फर्दर प्रोसेस करना है, तो बी यहां पर 525 आ जाता है। फिर यहां पर तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगा ही नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेकिन यहां पर तो 1,50,000 का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगा 1,50,000 एंड दिस विल बी 3,75,000। तो ये कितना आ रहा है 375 प्लस 1,50,000 525, और हमारा जॉइंट कॉस्ट कितना है 765। तो अभी जॉइंट कॉस्ट को ये रेशियो में एलोकेट कर दो तो कितना आएगा 765 डिवाइडेड बाय 525 इंटू 1,50,000 एंड 765 डिवाइडेड बाय 525 इंटू 3,75,000। तो ये कितना आ रहा है 765 divided by 525 into 1,50,000 218,571। और ये कितना आ रहा है 765 divided by 525 into 375 546,429। दिस इज जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। तो यहां पर आईसीआई ने क्या गलत कर दिया, आईसीएआई ने एनआरवी के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट नहीं किया, उसने हमारे डिसीजन के बेसिस पे कर दिया कि भाई ए को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है तो ए की वैल्यू हम वही लेंगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली, और बी को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो बी की वैल्यू हम वैसे लेंगे और वो हिसाब से जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करेंगे। लेकिन जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन तो एज पर एनआरवी करना है, आप फर्दर प्रोसेस नहीं करो बराबर है, प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू आपको इतना ही मिलेगा वो भी बराबर है, लेकिन ये रेवेन्यू में से 1,50,000 वाले रेवेन्यू में से आपका जो डिडक्ट होना चाहिए जॉइंट कॉस्ट, दैट हैज टू बी दिस 1,27,500 एंड नॉट 218,571। क्यों? क्योंकि हमें जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट चाहिए बेसिस एनआरवी, फिर आप फर्दर प्रोसेस करो फर्दर प्रोसेस ना करो दैट इज योर कॉल। हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन ये जो देखा क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर हमने देखो जॉइंट कॉस्ट हमने एज पर एनआरवी कैलकुलेट कर लिया, यहां पर हमने जॉइंट कॉस्ट एज पर एनआरवी कैलकुलेट कर लिया, फिर अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हो तो भी जॉइंट कॉस्ट तो एज पर एनआरवी ही रहेगा, और अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते हो तो भी जो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन है वो तो एज पर एनआरवी रहेगा। ये जॉइंट कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा है, ये जॉइंट कॉस्ट तो सेम ही रहता है।
अभी ऐसा थोड़ी आप फर्दर प्रोसेस नहीं करोगे तो उसका जॉइंट कॉस्ट अलग होगा, फर्दर प्रोसेस करोगे तो उसका जॉइंट कॉस्ट अलग होगा, कॉस्ट तो वही रहेगा ना। फर्दर प्रोसेस करना नहीं करना दैट इज योर डिसीजन टू जनरेट रेवेन्यू, प्रॉफिट के लिए वो डिसीजन आपको लेना है। तो यहां पर ये एक आईसीआई का मिस्टेक हो गया, इसीलिए आईसीआई का अगर हम देखें तो उन्होंने देखो एक तो पूरा थियरी में सॉल्यूशन दिया है और उनका जो आंसर आ रहा है वो ये रहा 218568। तो यहां पर आईसीआई ने ये एक चीज गलत की है, वो लोग ने 568571 वो राउंड ऑफ है, तो यहां पर वो लोग ने जो कैलकुलेशन किया है वो इसके बेसिस पे किया है विच इज स्लाइटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अभी वो लोग ने किया है तो आई हैव जस्ट शोन यू। आइडियली दिस इज द करेक्ट एलोकेशन और ऐसे ही हमें एलोकेट करना चाहिए। आप कैलकुलेट कर लो क्योंकि कंपैरिजन रेशियो में इफ दिस इज एनआरवी दिस आल्सो हैज टू बी एनआरवी, और ऐसा नहीं है कि फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अगर प्रोडक्ट ए फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता तो आपको जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन ऐसे ही करना पड़ता, तो आईसीआई का करेक्ट होता मेथड कि भाई जॉइंट कॉस्ट, वो कॉस्टिक सोडा वाला क्वेश्चन था, उसमें कॉस्टिक सोडा जो था वो वो क्या होता था, फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता था। अगर फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें यही लेना पड़ेगा। बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू फर्दर प्रोसेस तो कंपैरिजन तो दोनों की एनआरवी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से ही होना चाहिए। तो यहां पर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए। इसका आप ले लेते हो सेल्स वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसका आप ले लेते हो एनआरवी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये तो दोनों गलत हो गया। तो यहां पर आईसीआई का ये एक छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो दिस शुड बी द करेक्ट सॉल्यूशन, बट आईसीआई को ये आंसर कैसे आया वो भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। सिंपल, इजी, कैन वी मूव अहेड। चलो अभी दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का क्वेश्चन है। दोनों छोटे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उससे पहले जो बाई प्रोडक्ट का थियरी है ना वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले हमने अभी तक जो मेथड्स किए जॉइंट कॉस्ट के वो एक बार रन थ्रू कर लेते हैं, आपको ऑलमोस्ट पता है बट एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट है फिजिकल यूनिट्स मेथड, ये हमने देखा। फिजिकल यूनिट्स मेथड में हम क्या करते हैं, यूनिट्स के बेसिस पे हम एलोकेशन करते हैं। यहां पर एक ही डिसएडवांटेज है, द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस मेथड इज दैट इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू टू ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स। यानी यहां पर हम वैल्यू देखते ही नहीं है, जितने यूनिट्स है वो हिसाब से हम जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं, इसीलिए हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी कोई प्रोडक्ट काफी महंगा होगा तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगता होगा, बट वो चीज हम देखते नहीं है। और यहां पर और एक चीज क्या है कि पढ़ लेते हैं, जॉइंट कॉस्ट आर अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल बेस सच एज वेट, नंबर्स एक्सेट्रा इन सिचुएशन वेयर फिजिकल यूनिट्स आर डिफरेंट। यानी अगर एक प्रोडक्ट टन्स में है और एक प्रोडक्ट केजीज में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट प्रोडक्ट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आपको ये टन्स को केजीज में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर दोनों पॉसिबल नहीं है कन्वर्ट करना तो आप ये फिजिकल यूनिट्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अभी एक लीटर्स में, एक केजीज में है और अगर पॉसिबल नहीं है वो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाना तो फिजिकल यूनिट्स मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेते हैं, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट यानी जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो डिडक्ट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर एनआरवी मिलता है और वो एनआरवी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। फिर है यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट्स। कई बार क्या होता है, ये कोई कैलकुलेशंस वर्क नहीं करेंगे लेकिन हमारा एक अजम्पशन है, हमारा एक एस्टिमेशन है, हमें पता है कि भाई ये प्रोडक्ट में इतना रफली मोटा मोटी खर्चा लगा है और ये प्रोडक्ट में रफली इतना मोटा मोटी खर्चा लगा है। तो टेक्निकल एस्टिमेट्स यूज करके, एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स यूज करके आप क्या कर देते हो, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देते हो। तो दैट इज यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट्स। कुछ और मेथड्स है जो हमने इनिशियली एग्जांपल देखे थे, वहां पर देखे थे मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अगर स्पेसिफिकली कहा है कि भाई यू हैव टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो फिर आप ये मेथड यूज करोगे, हमने देखा था। फिर और एक मेथड था मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हमें कहा है कि भाई सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के बेसिस पे एलोकेट कर लो, तो हमने जो एग्जांपल देखा था वहां पर ये मेथड भी अप्लाई किया था, तो हम इसके सेल्स प्राइस के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। फिर है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू फिजिकल यूनिट्स मेथड। एंड लास्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या है, तो एक क्वेश्चन है इस पर हम करते हैं, पहले पढ़ लेते क्या है, चलो अभी आएगा। तो द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड डिवाइड्स जॉइंट कॉस्ट इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड कंपोनेंट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या कहते हैं, भाई पहले तो आपके जॉइंट कॉस्ट में कितना फिक्स्ड पोर्शन है और कितना वेरिएबल पोर्शन है उसे अलग करो, कितना फिक्स्ड पोर्शन है और कितना वेरिएबल पोर्शन है उसे अलग करो। फिर क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट आर फर्स्ट अपॉर्शन्ड अमंग द जॉइंट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और फिजिकल क्वांटिटी। यानी आपने पहले स्प्लिट किया भाई वेरिएबल कॉस्ट कितना है एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, और वेरिएबल कॉस्ट को आप फिजिकल यूनिट्स मेथड,
वेरिएबल कॉस्ट को आप फिजिकल यूनिट्स मेथड के बेसिस पे एलोकेट करो, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे क्या करना है, if further processing cost occurs the additional variable cost are added to get the total variable cost for each product। अगर further processing हो रहा है तो total variable cost ढूंढो, उसमें भी कितना variable cost component है वो निकालो, then this is deducted from product sales value to calculate contribution। वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में देखेंगे, और आपको पता भी है हम कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। तो हमें क्या करना है, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लो, वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स में से डिडक्ट कर लो तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, और ये वेरिएबल कॉस्ट को एलोकेट कर कैसे करना है, बेस्ड ऑन फिजिकल यूनिट्स मेथड। एंड फाइनली द फिक्स्ड कॉस्ट आर अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन रेशियो। फिर आपको ये जो कंट्रीब्यूशन मिला ना, उसके बेसिस पे आपको फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट करना है। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, इजी सिंपल। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन कैसे एलोकेट करना है, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे फिक्स्ड कॉस्ट कैसे एलोकेट करना है वो हम देख लेते हैं यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो आई होप आपको सारे मेथड्स समझ में आ गए हैं। अभी हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारा है बाई प्रोडक्ट्स पर। बाई प्रोडक्ट्स का एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, आपको समझ में तो आ गया क्या करते हैं, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि बाई प्रोडक्ट्स में क्या होता है। तो बाई प्रोडक्ट क्या है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम एक्चुअली तो जॉइंट प्रोडक्ट्स ही बना रहे थे, बट साथ साथ में वो बन गया, बनाने की इच्छा नहीं थी पर बन गया वो प्रोडक्ट, तो दैट इज नथिंग बट बाई प्रोडक्ट। अभी बाई प्रोडक्ट का एक मेजर क्लासिफिकेशन क्या है कि उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो काफी कम होगी, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफी कम होगी। अभी यहां पर देखो, समझो मैं रॉ मटेरियल मैंने इंसर्ट किया, फर्दर प्रोसेस चल रहा था, और फर्दर प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस होने के बाद मैं दो प्रोडक्ट बनाने जा रहा था, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, लेकिन साथ साथ में ये प्रोडक्ट सी भी निकल गया, मेरी बनाने की इच्छा नहीं थी। अभी प्रोडक्ट ए को अगर मैं मार्केट में सेल करता हूं तो मुझे मिलते हैं 400 रुपीज, प्रोडक्ट बी को अगर मैं मार्केट में सेल करता हूं तो मुझे मिलते हैं 350 रुपीज, एंड प्रोडक्ट सी को अगर मैं मार्केट में सेल करता हूं तो मुझे मिलते हैं 10 रुपीज। तो यहां पर क्लियर आइडेंटिफिकेशन है कि जो वैल्यू है वो काफी इनसिग्निफिकेंट है, इसीलिए प्रोडक्ट सी क्या है, बाई प्रोडक्ट है, इसीलिए प्रोडक्ट सी क्या है, बाई प्रोडक्ट है। कल उठ के अगर मैं कहता हूं कि भाई ये प्रोडक्ट सी जो बना है, प्रोडक्ट सी, ये प्रोडक्ट सी भी मार्केट में अगर मैं सेल करने जाऊं तो मार्केट में मुझे ये सेल करने पर इसके 330 रुपीज मिल रहे, तो ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये जॉइंट प्रोडक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल्स वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई। तो ये कोई आलू चालू प्रोडक्ट नहीं है, ये तो ऑफिशियली अच्छे से अच्छा मेन प्रोडक्ट बना भाई, ये भी मार्केट में 350 में बिक रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा था कि भाई मैं प्रोडक्ट ए और बी बना रहा हूं, और प्रोडक्ट सी तो बनते बनते बन गया, और बनते बनते बनने में प्रोडक्ट ए जो है, प्रोडक्ट ए वो मार्केट में सिर्फ 100 रुपीज में सेल हो रहा है, और प्रोडक्ट बी 350 में सेल हो रहा है, प्रोडक्ट सी 330 में सेल हो रहा है। तो सी बाई प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, उल्टा ए बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंट जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। इसीलिए बाई प्रोडक्ट की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वे उसकी वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट होनी चाहिए, या फिर वो क्या बन जाएगा, या फिर वो जॉइंट प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, चलो अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, तो इसका कॉस्ट कैसे एलोकेट करना है। तो हमने जैसे देखा मोस्ट ऑफ द टाइम नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही यूज करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या, अगर आप फर्दर प्रोसेस नहीं करते हो, दो केस हो सकते हैं। इफ देयर इज नो फर्दर प्रोसेस, तो बाई प्रोडक्ट का जो भी रियलाइजेशन मिलता है, रियलाइजेशन ऑन डिस्पोजल ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो भी बाई प्रोडक्ट का आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जॉइंट कॉस्ट में से डिडक्ट कर देना है। जो भी रेवेन्यू मिल रहा है वो कॉस्ट में से निकाल दो। और अगर फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, तो हमने इसके अभी जो क्वेश्चन किया उसमें देखा ना कि पहले आप रेवेन्यू निकाल लो कितना मिल रहा है बाई प्रोडक्ट सेल करके, उसमें से ये जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो डिडक्ट कर दो, तो आपको नेट रेवेन्यू मिल जाएगा। और फिर ये नेट रेवेन्यू को आपको क्या करना है, कॉस्ट में से कम कर देना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम कर देना है। क्लियर, सिंपल। दूसरा मेथड है टेक्निकल एस्टिमेट। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बाई प्रोडक्ट का इतना वैल्यू आ सकता है, अभी आपने सेल नहीं किया है, तो आप क्या कर लो, वो बाई प्रोडक्ट उतना वैल्यू आप एस्टिमेट करके ले लो। थर्ड है कंपैरेटिव प्राइस। अब ये कंपैरेटिव प्राइस क्या है, वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इज असर्टेन्ड विद अ रेफरेंस टू प्राइस ऑफ सिमिलर और अल्टरनेटिव मटेरियल। अगर आपको प्राइस पता नहीं चल रही है बट ऐसा ही एक सिमिलर प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, तो कंपैरेटिव प्राइस करके वो प्राइस यहां पर ले लो और उतना हमारा कॉस्ट कम कर दो। और लास्ट है रीयूज बेसिस। रीयूज बेसिस यानी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये बाई प्रोडक्ट कहीं रीयूज हो सकता है, तो अगर आपने बाई प्रोडक्ट कहीं यूज किया, तो सिंस आपने वो बाई प्रोडक्ट यूज किया, इसका मतलब कुछ जो आप खरीदने वाले थे वो अभी आपने नहीं खरीदा, उसकी जगह इसको ये रीयूज कर लिया, उसकी जगह ये बाई प्रोडक्ट को यूज कर लिया,
तो वो जो मटेरियल आप खरीदने वाले थे जो नहीं खरीदा है उसका कितना खर्चा होने वाला था, वो अभी खर्चा नहीं हुआ है तो उतना आपका बेनिफिट हुआ, तो उतना बेनिफिट कॉस्ट में से कम कर दो। करेक्ट। अगर आप रीयूज नहीं करते तो आप कुछ तो नया मटेरियल परचेस करते, तो नया मटेरियल परचेस करते तो खर्चा इनकर होता, बट अभी वो खर्चा इनकर नहीं हो रहा है, आप ये बाई प्रोडक्ट है उसको रीयूज कर देते हो, तो वो जो भी खर्चा आपका बच गया दैट इज नथिंग बट योर इनकम, दैट इज नथिंग बट योर रेवेन्यू, दैट इज नथिंग बट योर कॉस्ट सेव्ड, तो उतना कॉस्ट आप आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम कर दो। इजी, सिंपल। चल, अभी ट्रीटमेंट क्या होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो फर्स्ट व्हेन दे आर ऑफ स्मॉल टोटल वैल्यू, अगर जो वैल्यू है बाई प्रोडक्ट की वो एकदम स्मॉल है, जो मिनिमल ही होनी चाहिए, तो दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, द सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट आर credited to profit and loss account and no credit is given to the cost account. The credit to profit and account here is treated either as miscellaneous income or additional sales revenue. तो या तो आप उसे सीधा पीएनएल में लेके जाओ, छोटा इनकम है, एक इनकम की तरह दिखा दो, मिसलेनियस इनकम, बाई प्रोडक्ट का जो भी रेवेन्यू आता है वो, या फिर जो हम यहां पर करते हैं एनआरवी मेथड यूज करके आपका जो टोटल कॉस्ट है वो कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो। हम यूजुअली ये मेथड फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, जो बाई प्रोडक्ट का रेवेन्यू आता है उसे कॉस्ट में से डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द बाई प्रोडक्ट्स आर ऑफ कंसीडरेबल टोटल वैल्यू, मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया, भाई बाई प्रोडक्ट ही 330 का बिक रहा है, अगर बाई प्रोडक्ट 330 का बिक रहा है देन द जॉइंट कॉस्ट विल बी डिवाइडेड ओवर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, तो फिर ये जो जॉइंट कॉस्ट है ना, वो जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन भी बाई प्रोडक्ट को करो। क्यों? क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट नहीं है, वो जॉइंट प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट हो गई है बाय यूजिंग रिलेटिव मार्केट वैल्यू, फिजिकल आउटपुट मेथड और सेलिंग प्राइस। तो यहां पर अगर सबकी प्राइस सेम हो जाती है, ये अगर 300 में सेल हो रहा है, ये 350 में सेल हो रहा है और ये 330 में सेल हो रहा है, तो ये जो जॉइंट कॉस्ट का खर्चा इनकर यहां पर हुआ है ना जॉइंट कॉस्ट का, वो सी को बाय प्रोडक्ट बोल के छोड़ मत देना, उसको बाय प्रोडक्ट कंसीडर करो, अरे सॉरी उसको जॉइंट प्रोडक्ट कंसीडर करके जॉइंट कॉस्ट भी एलोकेट करो। क्यों? क्योंकि वैल्यू सिग्निफिकेंट है। करेक्ट, तो ये एक हमें पता होना चाहिए। और लास्ट, अगर वो लोग को फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है, तो फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है तो मैंने आपको कहा क्या करना है, पहले फर्दर प्रोसेसिंग कर लो और फिर नेट रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। वो नेट रेवेन्यू है वो या तो आप मिसलेनियस इनकम दिखा दो या फिर आप कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो। करेक्ट, सिंपल, इजी। तो यहां पर हमारा ये जो चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट वो खत्म होता है, बट आज का सेशन अभी तक खत्म नहीं होता है क्योंकि दो क्वेश्चन करने बाकी है, एक बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड का क्वेश्चन है। 10 मिनट्स के अंदर आई थिंक दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, पहले बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर ले। बाई प्रोडक्ट्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो रीड कर लेते क्या दिया है। Smile company produces two main products and a byproduct of a joint process. The ratio of output quantities to input quantities to direct material used in the joint process remain consistent on yearly basis. ठीक, कंपनी has employed the physical volume method to allocate joint production cost to the main product. ठीक है, कौन सा मेथड यूज करते हैं लोग, फिजिकल वॉल्यूम मेथड यूज कर रहे हैं, फिजिकल आउटपुट मेथड यूज करते हैं। ओके, the net realizable value of byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. तो वो लोग ने स्पेसिफिकली दे दिया है भाई बाई प्रोडक्ट का जो खर्चा रेवेन्यू आ रहा है, बाई प्रोडक्ट से जो इनकम आ रही है उससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जॉइंट कॉस्ट कम करना है, आपको इसे मिसलेनियस इनकम में नहीं लेना है। ठीक है, हम तो वही करते थे, तो हम जॉइंट कॉस्ट उतने से कम कर देंगे। Details of the company's operations are given in the table below. During the month, the company has incurred a joint production cost of 10 lakh rupees. ठीक है, the main products are not marketable at split off point and thus have to be processed further. प्रोडक्ट ए और बी मार्केट पॉइंट पे, अरे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल नहीं होते, तो हमें इसे फर्दर प्रोसेस करना है। ठीक है, कर लेते हैं। पूछा क्या है, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट दैट स्माइल कंपनी वुड एलोकेट टू प्रोडक्ट बी यूजिंग फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, हमें बी को जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है और हमें पता नहीं कि भी कितना जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगा। और यहां पर एक बाई प्रोडक्ट दिया है जो 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की है, 50,000 केजीज, और उसका मार्केट में सेलिंग प्राइस है 5 रुपीज पर केजी। ठीक है, चलो लिख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 आईसीआई मॉड्यूल में और हमारे बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है, जॉइंट कॉस्ट, तो यहां पे हमें क्वेश्चन में दिया है भाई 10 लाख रुपीस का जॉइंट कॉस्ट है, तो ये हमने 10 लाख रुपीस का जॉइंट कॉस्ट ले लिया, माइनस
रेवेन्यू फ्रॉम बाई प्रोडक्ट्स कितना है बाई प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू? तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है बाई प्रोडक्ट का अपना रेवेन्यू है 50,000 केजी सेल किए हैं और 5 रुपीज हमें मिले हैं। तो 50,000 केजीज इंटू ₹5 पर केजी, तो ये कितना आ रहा है? 2,50,000। देयरफॉर नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड या फिर अपॉर्शनड इज हाउ मच? 7,50,000 रुपीज। बस बाई प्रोडक्ट्स का यही ट्रीटमेंट था, ये क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। अभी तो आपको सिर्फ फिजिकल यूनिट्स मेथड के बेसिस पे 7,50,000 एलोकेट करने हैं। ओके, तो अभी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। चलो, प्रोडक्ट है हमारे पास ए और बी, यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं टोटल। हमें पूछा तो सिर्फ बी का है, तो आप सिर्फ बी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट अभी दोनों है तो कर लेते हैं। ठीक है, चलो, प्रोडक्शन यूनिट्स कितना है? ए और बी का प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पर देखें तो 60,000 केजीज एंड 1,20,000 केजीज। 60,000 केजीज एंड 1,20,000 केजीज, तो यहाँ पर टोटल आ जाता है 1,80,000 केजीज। और जॉइंट कॉस्ट हमारा कितना है? 7,50,000 रुपीज। तो यहाँ पर मेरा जो जॉइंट कॉस्ट है वो 7,50,000 रुपीज है। तो ये जॉइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा? जॉइंट कॉस्ट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 60,000 इज टू 1,20,000, यानी 1:2। तो जॉइंट कॉस्ट हैज टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:2। 7,50,000 है, तो जॉइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा? 1:2 में ये 2,50,000 हो जाएगा और ये 5 लाख हो जाएगा। सीधा डायरेक्टली मल्टीपल है इसीलिए। तो हमें यहाँ पर पूछा है ये प्रोडक्ट बी को कितना जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए, तो अवर आंसर विल बी 5 लाख रुपीज। समझ में आ गया? बाई प्रोडक्ट से जो भी रेवेन्यू आता है उतना जॉइंट कॉस्ट कम कर दो, और फिर हमें कहा था कि भाई फिजिकल यूनिट्स मेथड से एलोकेट कर दो, तो हमने फिजिकल यूनिट मेथड से जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दिया। सिंपल, इजी। चलो, लास्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है दैट इज ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, तो वो हम सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 मॉड्यूल में, और हमारे बुक में भी इट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दिया है। फाइंड आउट, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, सेल्स हमें यहां पर दिया है ए 100 केजीज एट 60 रुपीज पर केजी एंड बी 120 केजीज एट 30 रुपीज पर केजी। मार्जिनल कॉस्ट इज 4,400। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां पर हमें वेरिएबल कॉस्ट दिया है 4,400, एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमें कितना दिया है? 3,900। जो फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहां पर दिया है वो कितना दिया है? 3,900। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में क्या कर देते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स, एंड जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट हैज टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। करेक्ट? तो सबसे पहले ये जो 4,400 का वेरिएबल कॉस्ट है उसे हम फिजिकल यूनिट्स यानी 100 केजीज एंड 120 केजीज के रेशियो में एलोकेट कर दे। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 3। Sure. Allocating variable cost of ₹4,400 to A and B in the ratio of 100:120. Correct? Therefore, variable cost of A कितना आएगा? 100 divided by 220 into 4,400, and similarly for B it will be 120 divided by 220 into 4,400. कितना आ रहा है ये?
₹2,000 and ₹2,400. करेक्ट, इजी, सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अभी हमें कंट्रीब्यूशन ढूंढना है, तो चलो कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेल्स। सेल्स कितना है प्रोडक्ट ए का, 100 इंटू 60, 100 इंटू 60 कितना आता है, 6,000। एंड सेल्स कितना है बी का, 120 इंटू 30, तो 120 इंटू 30, 3,600 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 2,000 एंड 2,400, तो ये कितना आ रहा है, ₹4,000 विल बी द कंट्रीब्यूशन, एंड यहाँ पर ₹1,200 विल बी द कंट्रीब्यूशन। तो अभी जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर 3,900. This 3,900 will be allocated in what ratio? In ratio of 40:12. Therefore, fixed cost of ₹3,900 will be allocated to A and B in ratio of 40:12. Therefore, fixed cost of A कितना आएगा, 40 divided by 52 into 3,900, and for B it will be 12 divided by 52 into 3,900. कितना आ रहा है, ₹3,000, और ये कितना आ रहा है, ₹900. करेक्ट, सिंपल, इजी, समझ में आ गया कैसे करना है। तो यहां पर हमारा जो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। इफ यू हैव एंजॉयड द लेक्चर्स, इफ यू हैव लाइक द लेक्चर्स, अभी तक जो रिविजन हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई एम ओपन टू योर कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट्स में बताना। अगर आपको के लिए अगर मेरे लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स है, सजेशंस है, फीडबैक्स है, आपको कुछ पूछना है, जानना है, देन आई एम योर फॉर यू। वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, बिकॉज योर कमेंट्स रियली मोटिवेट्स मी। मैं वो सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। जस्ट 1 लाइक फॉर यू एंड इट हेल्प्स मी रीच मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को लाइक करना। अपने सारे दोस्तों के साथ भी, ये पूरा जो प्रैक्टिस बैच है इट्स एन इनिशिएटिव फॉर यू ऑल कि अच्छे से आप फ्री में सारे चैप्टर्स समझ पाओ, इसीलिए अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन के में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।